जाओगे ना, वहाँ पे पेपॉल के साथ एक्टिवेट करने का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा होगा, तो उसे क्लिक करें। वो आपसे वो भी कीज मांगेगा, तो आपके पास उसके पेपॉल का लॉगिन होना चाहिए। या लॉगिन अगर नहीं देता वो, तो उसे बोलना है आपने कि फलान, वो आपको गाइड मिलेगी पूरी कि कहाँ से वो आपको कीज मिलनी है। तो आप क्लाइंट को गाइड करोगे कि मुझे ये वाली चीज़ें चाहिए, तो अब लॉगिन करके वो चीज़ें आपको कॉपी पेस्ट कर देगा, सेंड कर देगा, आपने सिर्फ उसको ऐड करके सेव कर देना है। अगर लॉगिन से ऑथराइजेशन वाला ऑप्शन है, तो फिर लॉगिन लेना पड़ेगा उससे बस। माजिद अल्लाह खैर करेगा। दिल क्यों उठ गया आपका? समझ क्यों नहीं आ रही? अपने माइंड को, टेम्परेचर को माइंड से दूर रहे, दिमाग से दूर रहे, ताकि चीजें समझ आती रहे। कन्वर्जन चार्जेस जो होते हैं वो तो होते ही ना पाकिस्तान में, आपको पता है कि अब आप अगर यूएसडी के अंदर भी पैसे विड्रॉ करवाओगे तो वो आपको कन्वर्ट होके ही आते हैं। तो कन्वर्जन चार्जेस जो माइनर से होते हैं वही लगेंगे। बाकी सिर्फ ये है कि ये पेमेंट गेटवे है। एक सिंपल सी बात, सिंपल सी, पेमेंट वॉल हो गया, फास्टर पे हो गया, टू चेकआउट हो गया, स्क्रिल हो गया। करना क्या है भाई, इन पे बनाना है अकाउंट, अकाउंट का लेना है अप्रूवल। वो आपसे इनवॉइसेस मांगे, वो आपसे बिजनेस की इंफॉर्मेशन मांगे, आप क्या बेच रहे हो, इस तरह की बातें पूछे, आपको सब देना पड़ेगा। सारी इन्फॉर्मेशन दे के आपने सिर्फ अकाउंट का अप्रूवल लेना है, अकाउंट साइन अप करना है, रजिस्टर करना है, अप्रूवल लेना है। जब अप्रूवल मिल जाएगा तो शॉपिफाई पे जाके इंटीग्रेट कर देना है। और शॉपिफाई में इंटीग्रेशन कितनी इजी थी वो मैंने कल आपको बताई है। सिर्फ कीज मांगते हैं आपसे, और वो कीज आपका जब अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तो आपको कीज वहां से मिल जानी है, उसको आपने कॉपी पेस्ट करना है। जैसे पेमेंट में नहीं मांगते आपसे, आपके घर का एड्रेस वेरीफाई करने के लिए बिल मांग रहे होते हैं, आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए आपसे आईडी कार्ड मांग रहे होते हैं, आपसे पासपोर्ट मांग रहे होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहे होते हैं, तीनों में से कोई चीज दे दो। तो ये सब चीजें। जी, बाहर का पेपॉल है तो प्रॉक्सी ऑन करके करें, टू बी ऑन सेफ साइड। फिर भी आपके पास सिक्योरिटी वेरिफिकेशन आ सकती है, तो वो क्लाइंट से नंबर से कोड लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ सकता है। जी, किसी का अप्रूव्ड अकाउंट जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर अप्रूव्ड है ना, उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर इंटीग्रेट कर सकते हो। इनवॉइसेस राशिद खुद भी बन जाती हैं यार, अगर फेक ही बनानी है तो वो तो मसला नहीं है। मतलब मैं आपको ये बताता हूँ कि 2 बैचेस पहले ऐसा भी हुआ है कि वो ना, एक लड़का था, उसने क्या किया कि उसने इनवॉइसेस खुद बनाई, अपने कजन का नंबर दे दिया, जो सेलर का नंबर देना होता है, वो अगर वेरिफिकेशन करें, कॉल आई नहीं, अकाउंट अप्रूव हो गया। तो जरूरी नहीं कि कॉल आएगी आएगी। बस लोग ऐसे भी करते हैं। पापा को चीनी उर्दू वाला उसामा नहीं चलेगा, बल्कि मुझे कंफर्म नहीं है, रिसेंटली मेरा ख्याल है उर्दू वाला भी चल जाएगा। बस आपको नाम वगैरह उर्दू में लिखना होता है वहां पे, उर्दू में नाम अपना, नेटिव लैंग्वेज में। चल जाएगा मेरा ख्याल है उर्दू वाला, कोई मसला नहीं आना चाहिए। एक फील्ड की प्रोडक्ट्स है ना, तो अगर आपने कोई नई लेनी है, प्रोडक्ट करनी है, तो उसके लिए आपको बस एक दफा अप्रूवल लेना पड़ेगा। जी जी, आपको वेरीफाई करवानी पड़ेगी ना आपको, जो भी प्रोडक्ट सेल करनी है आपने। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बताइएगा जब शेयर हो जाए। लोग अभी भी 187 है यार।
एक कैटेगरी के लिए ना, ज्वेलरी के लिए ले लिया तो उधर बेशक आप हर तरह की चीज बेचते रहो, हर तरह की चीज सेल करते रहो, या स्टार्टिंग में अगर आप बोल देते हो कि मैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर सेल कर रहा हूँ, लेकिन हमारा नीश स्टोर होगा तो हम ज्यादातर एक ही कोई नीश चूज करके उसी के अंदर सेलिंग कर रहे होंगे ना, तो वही लेके चलोगे आप। आसिफ, उन्होंने यार ड्रॉप शिपिंग का रिप्लाई नहीं किया, उन्होंने ये रिप्लाई किया है कि हम लोग पेपॉल वगैरह को नहीं एक्सेप्ट करते, मैंने ये पूछा था उनसे। तो ड्रॉप शिपिंग वाले के भी नहीं आई, रिप्लाई नहीं आया। मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं होने वाला इतना ज्यादा इन पे, हो जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा, आपको इजीली हो जाएगा। तो चार ऑप्शंस हैं, जहां से मिलता है अप्रूवल लो, इंटीग्रेट करो, स्टार्ट करो। बस पहले वेबसाइट रेडी कर लेना। पेपल किसी और के नाम का यूज कर सकते हैं, फिर स्टोर की जो इन्फॉर्मेशन है वो कोशिश करो फिर उसी बंदे के नाम पे या बिजनेस के नेम पे हो या उस बंदे के नाम पे हो, ताकि कल को आपसे जो है ना फाइवर शॉपिफाई जो है वेरिफिकेशन ना स्टार्ट कर दे। तो वैसे इतना कोई इशू नहीं आने वाला, आप लगा सकते हो। मैं यूज करता रहा हूँ किसी और के नाम का, पर्सनल भी यूज करता रहा हूँ, तो बिजनेस अकाउंट हो तो वो तो बेस्ट हो जाता है। वालेकुम सलाम। ये स्टोर जो हम, राशिद मैं एक चीज बता दूं आप सब लोगों को, ये जो मैं प्लेटफॉर्म्स बता रहा हूँ ना, ये जो मैं इंटीग्रेशंस बता रहा हूँ, ये पे फास्टर पे है, ये टू चेकआउट है, ये पेमेंट वॉल है, ये स्क्रिल है, ये सब कुछ जो है ना, ये सिर्फ शॉपिफाई में इंटीग्रेट नहीं हो सकते, ये पेमेंट गेटवे, ये सब के सब वर्डप्रेस के अंदर भी इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो मैं इसलिए आपको बता रहा था कि वर्डप्रेस जो है वो इसके मुकाबले में स्पीड में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि आपको पता होगा कि ये पेमेंट गेटवेज हैं, आपको पता होगा कि वहां पे हमने साइन अप करना है, आपने सिर्फ वर्डप्रेस साइट जो है ना उसके ऊपर देखना है कि इंटीग्रेशन कैसे होगी, बस। तो ये जो हम काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे टाइम हम लगा रहे हैं और इस चीजों को डेप्थ में जाके एक्सप्लेनेशन में जाते हैं और चीजें करते हैं। जब वर्डप्रेस की बारी आएगी तो वो फिर दोबारा उतनी एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, यही चीजें वहां पे अप्लाई हो जाएंगी। जरूरत नहीं है बिनिश बताने की, डिस्क्लोज करने की कि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, बस हमारी प्रोडक्ट है, हम सेल कर रहे हैं, दैट्स इट। दुआ, आज तो मुश्किल हो जाएगा। कल मैं एक लेक्चर पूरा एक रखने लगा हूँ इसी वीक के अंदर, आज कल के अंदर ही, जिसमें हम लोग प्रोफाइल को चेक करेंगे, मैं फीडबैक अपना दूंगा प्रोफाइल्स के ऊपर, प्लस आज एक स्किल एक और ऐड करने की कोशिश करूंगा, या एक के साथ दो भी ऐड होंगी तो दो की कोशिश करूंगा। और इतनी स्किल्स आपकी यहाँ से मैं आइडेंटिफाई करवाऊंगा ना कि अलग अलग सेल हो सकती हैं। जैसे अगर मैं आज आपको एसईओ करवाता हूँ तो वो भी एक स्किल है, मैं आपको क्लेवियो करवा देता हूँ वो भी एक स्किल है, मैं आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग करवा देता हूँ वो भी एक स्किल है। तो ये सारी स्किल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो आप सारी सेल कर सकते हो, और लिटरली एक स्किल फाइवर पे चल पड़े तो आप अमीर हो जाओगे, लखपति तो हो जाओगे। सिर्फ एक स्किल भी चल पड़ी, सिर्फ एसईओ चल पड़ी, सिर्फ क्लेवियो की चल पड़ी, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग की जो है वो चल पड़ी, सिर्फ और सिर्फ आपके पास प्रोडक्ट अपलोडिंग की चल पड़ी, ओबेरलो की चल पड़ी, कोई भी एक गिग चल पड़े ना, एक आपकी सर्विस चलना स्टार्ट हो जाए तो उसी में बड़े पैसे कमा लेते हो आप। एक ही कैटेगरी में है, सारी इंटर रिलेटेड है। और ये मैं बता रहा हूँ आपको, लिटरली बता रहा हूँ, ये कोई ऐसी बात नहीं मैं कह रहा कि आपको मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूँ कि ऐसा हो जाएगा। फाइवर इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे आप एक छोटी सी स्किल के साथ भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। फाइवर ऐसा प्लेटफॉर्म है, अपवर्क ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। अपवर्क के ऊपर आपको आप लर्निंग भी बहुत करते हो, चीजें सीखते हो वक्त के साथ साथ, और वहां पे मल्टी डायमेंशनल लोग चाहिए, वहां पे पूरा पैकेज चाहिए होता है लोगों को, इसलिए सालों साल भी लोग आपको हायर करके रखते हैं। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मुझे 10वां साल है, मैं अभी तक उनके साथ काम कर रहा हूँ। एक क्लाइंट है जिसपे मतलब हाईएस्ट, मतलब सबसे लॉन्ग टर्म क्लाइंट, 10th ईयर है मुझे उसके साथ, यूएसए की है, उसके पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट मेरे पास है, और मैंने 2013 में उसको ज्वाइन किया था, और तब से लेके अब 2022 स्टार्ट हो गया है, अभी तक मैं उसके साथ हूँ। और मैं नहीं हूँ, मेरी पूरी मतलब टीम में काफी सारा काम मेरा, उसका काम मेरे पास है। तो अपवर्क ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स मिलते हैं आपको, बहुत लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिलते हैं, और सिक्योरिटी हो जाती है। अब मेरे पास क्लाइंट्स आते रहे जाते रहे, एक बड़ा क्लाइंट मेरे पास वो है तो मुझे पता है कि यार टेंशन नहीं है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है।
और फिर एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है, मुझे पता है कि मैं उसमें ऐसा भी नहीं है कि किक आउट हो जाऊंगा या कुछ हो जाऊंगा, मैं उनको उसको डिलीवर कर रहा हूँ, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो अपवर्क में फिर चीजें सीखता जाता है, इंसान सीखता बहुत है, इसके अंदर लर्निंग बहुत है। और दूसरा ये है कि आपको यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स मिलते हैं। फाइवर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे छोटी सी स्किल भी हो ना, हमेशा मैं अपनी क्लास में कहता हूँ, आपकी क्लास में मैंने अभी तक नहीं बोला, फाइवर इज इजी मनी। लेकिन अगर आप इसको वाइजली यूज नहीं करोगे तो ये आपको फॉर द टाइम बीइंग बहुत पैसे कमा के देगा, लेकिन आपको आगे के लिए बेकार कर देगा। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के सेल कर रहे हैं, उनको 8 साल हो गए हैं वो यही कर रहे हैं। अल्लाह ना करे उनका अकाउंट ऊपर नीचे हो गया तो उनके पास कोई और स्किल नहीं है। तो इस मामले में फाइवर जो है ना वो थोड़ा सा नेगेटिविटी में भी, या थोड़ा उसकी कॉन्स कॉन्स कह लें, उसके अंदर ये जा सकता है कि लोग क्या करते हैं, काम इतना मिल रहा होता है, वो कहते हैं यार कि बस काम मिल रहा है ठीक है, पावर पॉइंट ही ठीक है, वो कुछ सीखते नहीं है। और जब कुछ सीखते नहीं है तो फिर क्या होता है कि वो स्टक हो जाते हैं। जब आगे अल्लाह ना करे वो चीज खत्म हो गई, अब आगे कोई चीज आएगी करनी पड़ेगी, तो अब उसका काम नहीं मिल रहा या वो वाला प्रोफाइल उसका सेटअप नहीं हो रहा, तो आगे कोई काम और आता ही नहीं है आपको कि क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तो इसलिए कभी भी लर्निंग स्टॉप नहीं करनी, सीखते रहो सीखते रहो। क्लाइंट देखो मेरी तरह के इंसान है, मेरी आपकी तरह के इंसान है। एक बंदा है उसको एक हेल्प चाहिए, बेचारा जॉब पोस्ट कर रहा है, आपने उसको सिर्फ हेल्प करना है और उसको रियलाइज करवाना है कि मैं कुछ, उसको रियलाइज करवाना है कि भाई हाँ आई एम द राइट पर्सन, मैं ये काम कर सकता हूँ, आपका ये प्रॉब्लम है मैं उसको रिजॉल्व करूंगा। लोग कहानियां सुनाना शुरू कर देते हैं किसी बंदे को भी जब प्रपोजल लिखते हैं, तो प्रपोजल में स्टोरीज नहीं सुनाते, प्रपोजल में ये लिखते हैं भाई ये प्रॉब्लम है आपका, ये उसका काम है, इस तरह से ये सोल्यूशन होगा, मैं इसको कर सकता हूँ, लेट्स ट्राई मी। तो ये इस तरह से चीजें चलती हैं। तो बहरहाल फाइवर में ये भी बड़ा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अपवर्क है ना, अपवर्क के अंदर आप काम कर रहे हो, आपका प्रोफाइल ग्रो कर रहा है, फीडबैक आ रहे हैं, वक्त के साथ साथ ये इंप्रूव से इंप्रूव होगा, लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर ज्यादा होगा, काम आपको इजी मिलेगा। फाइवर में क्या हो रहा है पिछले 2 सालों से, आप लेवल 2 सेलर हो, आप टॉप रेटेड सेलर हो, अचानक से कुछ बैक एंड के ऊपर जो उनके फीडबैक चल रहे हैं, जो बैक एंड के ऊपर जो चीजें चल रही हैं उसमें उनके एल्गोरिदम की वजह से कोई चक्कर हुआ, भाई आप टॉप लेवल 2 1,000+ रिव्यूज सब कुछ है, आप ड्रॉप हो गए। अब आपकी ना गिग कहीं पे है ना आप खुद कहीं पे हो, फिर जीरो पे आ गए आप। अब फिर वो उस अकाउंट को जो मर्जी कर लो, अल्लाह करे दुआओं पे वापस आ जाए तो आ जाए, अगर नए, यूजुअली वो ऐसा उसको फेंकते हैं, ब्लैकलिस्ट करते हैं कि वो वापस ही नहीं आता। फिर नया प्रोफाइल जो है ना वो उठा के उसको बनाओ और फिर स्क्रैच से स्टार्ट करो, फिर 3-4 साल लगाओ और फिर कोई पता नहीं कब नीचे आ जाए। तो फाइवर की ये चीज मुझे बहुत बुरी लगती है, जो उनका लेटेस्ट एल्गोरिदम चेंजेस थी 2 साल पहले से उन्होंने की हैं, उसके बाद से ये वर्स्ट केस सिनेरियो है कि एक इंसान है जो काम कर रहा है, उसके इतने फीडबैक हैं, टाइम के साथ साथ उसको इम्प्रूव करना चाहिए, उसके लिए इजी होनी चाहिए चीजें। अब वो अचानक से प्रोफाइल गिरता है और वो जीरो पे, वो मंथली लाख रुपए कमा रहा है, 2 लाख रुपए कमा रहा है, 3 कमा रहा है, 5 कमा रहा है, वहां से अचानक से जीरो पे आ जाएगा और उसको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये चीज होता है। तो फाइवर इज नॉट ऑफर, जो ना ऑर्डर नहीं, जॉब है, उसके ऊपर प्रपोजल सेंड करने हैं, वो उन चीजों पे जाना है आपने। बुशरा वो सारी गिग्स वापस नहीं आती 3 मंथ्स के बाद। तो खैर बहरहाल ये हम प्रोफाइल क्रिएशन के ऊपर जाएंगे ना तो और करेंगे, मैं 1-2 स्किल और ऐड कर लूँ, उसके बाद मैं 1-2 लेक्चर्स प्रॉपर फ्रीलांसिंग पे ही करता रहूंगा। और जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं जो काफी देर से आप मुझसे पूछने की कोशिश कर रहे हो, कभी मैसेज करते हो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, या यहाँ पूछते हो मिस हो जाते हैं, तो वो सारी चीजें हम कवर करने की ट्राई करेंगे। तो 1-2 स्किल्स ऐड कर दें और उसके बाद हम फिर उस साइड पे चले जाते हैं। लॉग इन कर रहा हूँ मैं, 211, 30-40 लोग मिसिंग है कम से कम कहीं से कहीं, पता नहीं किधर है वो। जी ये मेटाज डिस्क्रिप्शंस बताने लगा हूं मैं। फाइवर की एससीओ की गिग जो है, किस किस ने देखी है कि बहुत हॉट सेलिंग है? मुनीब मैं वेब सर्विसेज पूरी कवर करता हूँ, वेबसाइट डिजाइन, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, हर चीज, पेड एड्स भी, ईमेल ऑटोमेशन भी, सब कुछ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें मुझे खुद भी आती हैं, क्योंकि मैंने इतने सालों में बहुत मार खाई है, मैंने बहुत चीजें ट्राई करता रहा हूँ, और उसमें लॉसेस भी होते रहे हैं, चीजें होती भी रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें मुझे आती भी हैं और प्लस मेरे पास अपनी टीम भी है। अच्छा जी, तो
यहाँ पे मैं अगर आपके जाता हूँ फाइवर पे, मैं आपको पहले दिखा लूँ, और कभी कभी कहते हैं कि पहले थोड़ी ग्रीन पिक्चर दिखा देनी चाहिए कि क्यों बता रहा हूँ, उसके बाद उस पर आना चाहिए। शॉपिफाई एसईओ, मेरा फ्रीलांसिंग को है जी ये तकरीबन 12 साल पूरे होने वाले हैं राशिद मुझे। 2010 में या 9 9 9 10 में स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा जी, ये पीकेआर को मैं यूएसडी कर लेता हूँ पहले, उसके बाद फाइवर, शॉपिफाई एसईओ, शॉपिफाई एसईओ एक्सपर्ट, शॉपिफाई एसईओ, शॉपिफाई एसईओ फिक्सेस लिखूंगा तो वो भी आ जाएगा, देखो बल्कि यानी ये भी वैसे कीवर्ड बनता है। चलो शॉपिफाई एसईओ कर लेता हूँ, जो एक ये शॉपिफाई एसईओ एक्सपर्ट कर लेता हूँ मैं। चेक कर लो, 16,169 तो टोटल गिग्स हैं। आप आगे तो फिर इमेजिन कर लो, और यहाँ पे जो सेल वॉल्यूम आप देखोगे वो भी आपके सामने है। और अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ शॉपिफाई एसईओ, अगर अकेला लिख दूं, जो सबसे मेन कीवर्ड है 2748 शॉपिफाई एसईओ का बता रहा है, और ये सामने आपके पास गिग्स आ रही हैं, और ये वो कीवर्ड है जहाँ पे आप रैंक हो जाओ तो आप आते हो इन चीज़ों पे। ये आपको नजर आ रहा है, ये वसीम गिलानी लिखा हुआ है, मैं नहीं हूँ, ये मेरा ही स्टूडेंट है, मेरा चलो हमसाया है। तो माशाल्लाह ये देखें आपके सामने, ये कई सालों से लगा हुआ है, कर रहा है, इसने अकाउंट बनाया 2017 में, तब से लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा जा रहा है। अभी भी 10 ऑर्डर्स इन क्यू पड़े हुए हैं, और 1417 इसके रिव्यूज हैं। तो मतलब बड़ी जबरदस्त सेलिंग है, और इसको जो मेन चीज आती है वो सिर्फ यही आती है, और कुछ नहीं आता। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको मैं ये चीजें सिर्फ बताना चाह रहा हूँ मैं। तो ये शॉपिफाई एसईओ फिक्सेस मैंने लिखा, या शॉपिफाई एसईओ लिखा, तो आपके पास ये देखो कितनी गिग्स आ रही हैं, और इस पे सेल्स देखो, रिव्यूज देखो, 1K प्लस 484, 71, 120, 477, 1K प्लस 70, 114, 197, 427, 1K प्लस 27, 1K प्लस। और ये न्यू सेलर है, तो नए लोग भी बीच में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुराने लोग ही हैं। ये लेवल 1 सेलर भी यहाँ बैठे हुए हैं, लेवल 2 सेलर भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे न्यू सेलर भी आपको नजर आएंगे। तो हर तरह के लोग नजर आएंगे, ये न्यू सेलर है, लेवल 2 है, लेवल 1 है। तो इस तरह से बहुत सारी आपको यहाँ पे गिग्स नजर आ रही हैं। और शॉपिफाई एसईओ, ये असल में शॉपिफाई एसईओ है क्या, तो मैं असल में ये आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ज्यादा टफ नहीं है। तो ये कर लेते हैं ताकि आप अर्निंग वाली साइड पे तो आ सको ना, आप उस साइड पे जाओ और कुछ ना कुछ अर्निंग करना स्टार्ट कर सको। तो लेट मी स्टार्ट। ये मैंने आपको दिखा दिया कि मैं करवाने क्या लगा हूँ। अब सिंपल सिंपल सी बातें हैं, आप लोग उन स्टेजेस से गुजरे भी हो, एक दो चीजें नहीं होंगी जो मैंने साथ करवा देनी है। तो बी अटेंटिव, आज के लेक्चर के बाद आप शॉपिफाई एसईओ की सर्विसेज दे सकते हो, एक लेक्चर में क्लियर करने की मेरी मेरी कोशिश है कि आज एक लेक्चर में मैं खत्म कर दूं। तैयार हो फिर? 27 हो गए हैं, तो कह लो कि 1 घंटा भी अगर लग जाए, 1:30 बजे तक आप लोगों ने मूव नहीं करना। तो मैं कोशिश करूंगा 1 घंटे के अंदर या उससे पहले पहले जितना भी जल्दी हो सके अच्छे तरीके से आपको एसईओ की पूरी एसईओ सर्विसेज, ये जो लोग दे रहे हैं ना, ये क्या दे रहे हैं, बस आपको ये बता दूं। चलें, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये जो शॉपिफाई एसईओ है, इसमें लोग कर क्या कह रहे हैं? सबसे पहली चीज, सुफियान कल नहा लेना। अच्छा, सबसे पहली चीज, मेटाज, टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ। अब मैं इन डेप्थ नहीं जा सकता, अगर मैं एसईओ के लेक्चर देना स्टार्ट करूं तो एसईओ अगर मैं आपको ए टू जी सिखाना शुरू करूं तो मुझे कम से कम 1 मंथ चाहिए। मैं 1 मंथ लगाता हूं और उसमें पूरी एसईओ जो है ना बताता होता हूँ। लेकिन क्योंकि वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ट्रैक नहीं है, तो इसलिए हम लोग इतना इन डेप्थ नहीं जाना। जो चीज मेन रिक्वायरमेंट है कि शॉपिफाई के अंदर जो टेक्निकल एसईओ या ऑन पेज एसईओ लोग बोल रहे होते हैं वो होती क्या है, मैं वो बताने लगा हूँ आपको। तो लेट्स स्टार्ट। नहीं, ऑफ पेज नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ टेक्निकल बता रहा हूँ ताकि आप स्किल सेल कर सको। अच्छा जी, आपके पास जो आपकी वेबसाइट है इसके ऊपर पेजेस हैं, पोस्ट हैं और प्रोडक्ट्स हैं, एक ई कॉमर्स स्टोर, ये सब कुछ मिलके बनता है ना। सैदा, अभी तक मेरा कोई चैनल नहीं है, मैं प्लान बड़ी देर से, सालों साल से, कुछ 10 साल से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा। तो दुआ करें कि टाइम निकल आए तो इंशाल्लाह ताला जरूर करूंगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे जल्दी इंशाल्लाह अनकरीब करने वाला हूँ, मैं इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह वो भी बनाएंगे ताकि वहां पे भी ये चीजें वहीं पे शेयर करूंगा, चलो फायदा हो जाए लोगों का। अच्छा, यहाँ पे आप देखो कि आपके पास जो एक स्टोर बनता है,
अच्छा, मैं सारा बताता हूँ। चलो ऑन पेज ऑफ पेज शुरू से बता देता हूँ। एसईओ होती क्या है सबसे पहली बात, अगर किसी को नहीं पता, तो शायद कुछ लोगों को ना पता हो। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बड़ा आपको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, तो जितना फिलहाल समझ आ जाए उतना आपके लिए काफी होगा। तो एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब मुझे बताओ, सर्च इंजन क्या चीज है? क्या आप लोगों ने कभी कोई सर्च इंजन यूज किया है? अगर मेरा ये क्वेश्चन हो, तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप में से सबके सब ने यूज किया हुआ है गूगल। गूगल इज अ सर्च इंजन। आपके माइंड में जब भी कुछ आता है ना, गूगल है, याहू है, बिंग है, मल्टीपल आपके सर्च इंजन है, लेकिन ऑन टॉप जो मैक्सिमम ट्रैफिक के साथ है, 99% ट्रैफिक जिसके पास है वो गूगल है। तो जब भी आपके माइंड में कोई चीज भी आती है ना, तो आप सीधा गूगल पे जाते हो और जाके सर्च कर लेते हो। ऐसी है। तो आपका गूगल इज अ सर्च इंजन, द बिगेस्ट सर्च इंजन ऑफ द वर्ल्ड। तो गूगल में आप जब भी कोई सॉन्ग सर्च करना है, कोई नात सर्च करनी है, कोई आपने असाइनमेंट के रिलेटेड टॉपिक पे सर्च करना है, कोई चीज भी आपके माइंड में आती है, आप सीधा गूगल पे जाते हो, गूगल पे जाके टाइप करते हो और उसको सर्च कर लेते हो। तो गूगल इज द बिगेस्ट सर्च इंजन। यूट्यूब इज अ वीडियो सर्च इंजन कह सकते हैं उसको। और गूगल जो है वो ओवरऑल हर चीज के लिए है ना, तो गूगल इज अ मेन सर्च इंजन। तो ओपरा, क्रोम, ये ब्राउजर्स हैं। ये ब्राउजर्स हैं जिनके अंदर हम सर्च करते हैं। सर्च इंजन इज गूगल। जी, जहां पे जाके हम अपनी सर्च सर्च जो है ना करते हैं, अपनी क्यूरीज वहां पे लिखते हैं, टर्म्स लिखते हैं, और फिर हमें वो गूगल कुछ ना कुछ दिखाता है, याहू कुछ ना कुछ दिखाता है, बिंग कुछ ना कुछ दिखाता है। तो गूगल इज द बिगेस्ट सर्च इंजन। तो गूगल पे जाके आप कोई भी चीज सर्च करते हो, तो वहां पे आपके पास मल्टीपल जो है ना वो साइट्स आ रही होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस सी ओ शॉपिफाई एस टूल्स में, अगर ऐसे फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ, अगर आपको सर्च कर रहे हो, या शॉपिफाई एसईओ एप्स, अगर मैं ऐसा सर्च कर देता हूँ, तो कुछ भी आपके माइंड में आता है, आप यहाँ पे आके लिखते हो। जैसे ही लिखोगे, आपके पास पहले नंबर पे ये देखो एडी लिखा हुआ आ रहा है, ये ऐड है। ये भी एडी लिखा हुआ आ रहा है, ये ऐड चल रहे हैं दोनों। उसके बाद ये नीचे से आपके पास नॉर्मल रिजल्ट स्टार्ट हो गए हैं गूगल के, जिनोमान है। तो यहाँ पे सर्च इंजन में आके आप चीजें सर्च कर रहे हैं, और आपके पास डिफरेंट जो है यहाँ पे आपके पास वेबसाइट्स आ रही हैं, रैंक पे आ रही हैं। अगर आप फर्स्ट पेज को देखोगे, तो फर्स्ट पेज के ऊपर कितनी साइट्स आती हैं पता है आपको? 10। 10 आपके पास साइट्स आती हैं। उसके बाद पेज 2 है, पेज 3 है, पेज 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितनी बार होता है कि आप पेज 2, पेज 3, पेज 4 पे जाते हो? 99% लोग, या 90% लोग कह लो, आपके फर्स्ट पेज पे रहेंगे। अगर आपको चीज नहीं ना मिल रही, तो आप क्या करेंगे? आप ये जो ऊपर आपने टर्म लिखी हुई है ना, इसको चेंज कर लेंगे, वरना आप पेज 2 पे नहीं जाते। आप क्या करते हो? ओपन करते हो फटाफट, यहाँ से 1, 2, 3, 4 साइट्स ओपन की, उनमें से देखा आपको आपके काम की चीज मिल जाती है। बहुत रेयर होता है कि आप सेकंड पेज पे जाओ, आप थर्ड पे जाओ, फोर्थ पे जाओ, बहुत रेयर है। हाँ, कोई असाइनमेंट बनानी थी, कोई प्रेजेंटेशन चाहिए, तो अब सर पे पड़ी हुई है, टीचर को दिखानी है, उसके लिए आप 10वें पेज पे भी चले जाओगे कभी कभी, जब कुछ ना मिल रहा हो। ठीक है, वरना आप नहीं जाते, आप फर्स्ट पेज पे ही रहोगे। और फर्स्ट पेज से आप क्या करोगे कि यहाँ से टर्म अपनी चेंज कर दोगे, तो आपको फिर वो चीज मिल जाएगी जो पहले नहीं मिली। तो फर्स्ट पेज के ऊपर ये टॉप 10 रैंक्ड साइट्स हैं इस टर्म के लिए, एस शॉपिफाई एसईओ एप्स। तो अगर फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट बनाते हो, उस वेबसाइट के अंदर एक पेज बनाते हो, उस पेज के अंदर आप टॉप 10 शॉपिफाई एसईओ एप्स, आप एक आर्टिकल लिख रहे हो, ठीक है, टॉप 10 शॉपिफाई एसईओ एप्स, आप इसके बारे में एक आर्टिकल लिखे है आपने अपनी वेबसाइट पे। मैं आप पे इसलिए अप्लाई कर रहा हूं कि आप अपने आप को इस जगह पे रख के देख लो, वरना क्लाइंट कर रहा होगा। अब वो क्लाइंट आपके पास आएगा, वो कहेगा जी मुझे इस पेज को, जब कोई पर्सन गूगल पे जाके लिखे शॉपिफाई एसईओ एप्स, तो मुझे भी मेरा पेज इन टॉप 10 के अंदर चाहिए, क्योंकि लोग इन टॉप 10 रिजल्ट्स को ही देख रहे होते हैं, सिर्फ फर्स्ट पेज को देख रहे होते हैं। ऐसे ही कहेगा ना, जिस बंदे ने आर्टिकल लिखा है उसने इसलिए तो नहीं लिखा कि उसको अच्छा लगता है और उसने खुद ही पढ़ा करना है जाके। जाहिर बात है वो चाहेगा कि बाकी दुनिया भी आगे पढ़े, वहां पे बाद में एडिशंस लगा लेगा, कोई एड्स लगा लेगा, किसी तरह से अर्निंग वाली साइड पे आएगा। तो वो उसने ये तो नहीं इसलिए नहीं लिखा कि मैं ही पढ़ता रहूं, उसको उसको लोगों को दिखाना है, क्योंकि उसने इसलिए वेबसाइट बनाई है। तो जब एक आर्टिकल वो लिखेगा बेस्ट शॉपिफाई ऐप्स के बारे में, शॉपिफाई एसईओ ऐप्स के बारे में,
तो वो चाहेगा कि वो फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक हो, ताकि लोग वहां पे आए, जब लोग सर्च करें तो उसकी साइड भी इस लिस्ट के अंदर आए और क्लिक करके लोग ओपन करें और उसको पढ़ें। वरना उसको इतना उसका फायदा नहीं है। सेकंड पेज, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पे आ भी गई तो कितने लोग चले जाएंगे? मेजोरिटी ट्रैफिक जो है फर्स्ट पेज के ऊपर। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ वेबसाइट पेज, या वेबसाइट कह लो या उसका पेज कह लो जो आपने इस बारे में लिखा हुआ है, ये इसका जो रैंकिंग प्रोसेस है ना, कि द डे जब वो एग्जिस्टेंस उसकी हुई, जिस दिन वो आया, मतलब वो वेबसाइट बनी, कभी ना कभी वेबसाइट बनी है ना, कभी ना कभी वो आर्टिकल पहली बार लिखा गया है, पब्लिश किया गया वेबसाइट के ऊपर, उस दिन गूगल उसको नहीं जानता। जिस दिन वो आर्टिकल आपने पब्लिश किया है उस दिन गूगल को नहीं पता कि कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ है। गूगल को पता लगवाने से लेके उस आर्टिकल को, उस पेज को फर्स्ट पेज पे रैंक करवाना उस स्पेसिफिक टर्म के लिए, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये जो पूरा जो मेथड है, इसको हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन गूगल था, हम गूगल के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं अपने उस पेज को, अपनी उस वेबसाइट को, ताकि वो रैंक हो सके फर्स्ट पेज के ऊपर। तो हम सर्च इंजन के लिए अपनी वेबसाइट को, अपने पेज को ऑप्टिमाइज करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं उसकी, ताकि वो रैंक हो सके। इस पूरे मेथड को, जो रैंकिंग प्रोसेस है, इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि हम लोग अपनी वेबसाइट को, अपने पेज को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं इस तरह से कि वो गूगल पे, वो बड़े बड़े सर्च इंजन के ऊपर रैंक हो सके, गूगल पे रैंक हो सके, तो सर्च इंजन पे रैंक हो सके। तो इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइज करने का नहीं पता आपको था, पुश करना उसको, उसको बूस्ट करना, अपग्रेड करना कह लो। ठीक है, तो हम अपना ऐसे वर्किंग करते हैं, हम ऐसे ऑप्टिमाइज करते हैं अपने उस पेज को कि वो गूगल पे फर्स्ट पेज के ऊपर हमारी डिजायर्ड टर्म के लिए रैंक हो जाए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक हो गया? सर्च इंजन गूगल था और इसके लिए हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं यहाँ पे रैंकिंग के लिए, तो उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो ये जो मैंने पेज बताया आपको कि एक आर्टिकल लिखा है आपने, बेस्ट शॉपिफाई एसईओ एप्स या टॉप 10 शॉपिफाई एसईओ एप्स, और शॉपिफाई एसईओ एप्स के लिए रैंक करना चाह रहे हो। अब इसको रिप्लेस कर दो, आपकी एक कैटेगरी है, ज्वेलरी कैटेगरी है, आपकी बैग्स की कैटेगरी है, आप उसको रैंक करना चाहते हो। आप लैपटॉप सेल कर रहे हो, आप उसको रैंक करना चाहते हो। आप प्रोडक्ट्स आपने बनाई हुई है डिफरेंट, तो हर प्रोडक्ट जो है उसका भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है ना वो, तो उसके रिलेटेड भी कोई टर्म होगी जिसके लिए आप उस हर प्रोडक्ट को रैंक करना चाहते हो। आप अपने पेजेस को रैंक करना चाहते हो, कुछ सर्विसेज पेजेस बने उनको रैंक करना चाहते हो। तो लेकिन अगर ई कॉमर्स की बात करूं तो आपकी प्रोडक्ट्स, आपकी कैटेगरीज, ये सबसे पहले मेन टारगेट होता है आपका, कि आपकी प्रोडक्ट रैंकिंग पे आए, आपकी कैटेगरीज रैंकिंग पे आए। और रैंकिंग पे आएंगी तो क्या होगा भाई? ट्रैफिक आएगी, लोग आएंगे। फर्स्ट पेज पे आएगी तब लोग सर्च करेंगे, तब भी लोग आएंगे, वरना लोग नहीं आएंगे। गूगल के पास आज ट्रैफिक खत्म हो जाए, कल को मैं इसको मुंह भी नहीं लगाऊंगा। समझ आ रही है इस चीज की? तो एसईओ होता गया, ये बात क्लियर हो गई। तो आगे चलूं मैं? क्लियर? चले। अब ये करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? अब देखो, शॉपिफाई एसईओ एप्स, ये मैंने लिखा है, और इसके लिए डिफरेंट जो पेजेस यहाँ पे रैंक हुए हैं, आप देखो उनका ये ब्लू कलर में आपको टाइटल नजर आ रहा है और ये ब्लैक कलर में डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है, प्लस उसका लिंक नजर आ रहा है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रीफरेंसेस के अंदर जो होम पेज का मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन था, वो मैंने आपको बताया था, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आया था और मैंने समझाया था कि ये ब्लू कलर में मेटा टाइटल होता है, ये ब्लैक कलर में मेटा डिस्क्रिप्शन होती है। और ये आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर 100 पेजेस है ना, तो 100 पेजेस का एक मेटा टाइटल होगा, एक मेटा डिस्क्रिप्शन होगी। आपकी वेबसाइट पे 50 पेजेस हैं तो 50 पेजेस के इंडिविजुअल मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन होगी। तो हर पेज का ये सेपरेट होता है। तो यहाँ पे देख लो, अगर ये वेबसाइट ओपन करता हूँ तो ये वेबसाइट असल में नहीं है, ये वेबसाइट के अंदर कोई स्पेसिफिक लिंक है जो रैंक हुआ हुआ है। ये देखो, उनका एक ब्लॉग सेक्शन है, ब्लॉग सेक्शन के अंदर बेस्ट शॉपिफाई एसईओ एप्स का एक लिंक है, एक वो पोस्ट है, वो रैंक हुई हुई है। तो इसलिए जितने भी पेजेस होते हैं वेबसाइट के, हर एक का एक मेटा टाइटल होगा, मेटा डिस्क्रिप्शन होगा। अब ये है क्या? ये है क्या? ये है जी कि मेटा टाइटल जो है ये, और मेटा डिस्क्रिप्शन, ये आपका सर्च इंजन के ऊपर, गूगल के ऊपर जब आप कोई चीज सर्च करते हो, तो ये वो चीज है जो आपको प्रिसाइजली बता रहा होता है कि जो चीज आप फाइंड कर रहे हो असल में ये चीज वो है या नहीं है।
तो एक प्रिसाइजली आपने एक्सप्लेन किया होता है, बताया होता है कि व्हाट दिस पेज इज ऑल अबाउट। तो आपने मेटास के अंदर प्रिसाइजली बताया होता है, इसकी लिमिट है, इस लिमिट से आउट जाओगे तो मेटा टूट जाएगा, मेटा आपका पूरा नजर नहीं आएगा। जैसे अगर यहाँ पे देखो तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ना, ये आपकी स्टार्ट से लेके एंड तक आ रही है, ये डॉट लगा हुआ नजर आ रहा है, ये ऑल इन ऑल यही मेटा डिस्क्रिप्शन है। मेटा टाइटल है वो पूरे का पूरा आपको यहाँ शो हो रहा है कि ऑल इन ऑल यही मेटा टाइटल है। बट यहाँ पे अगर आप देखो इसको, तो मेटा टाइटल जो है ब्लू कलर में एंड पे देखो ये डॉट 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 लगा हुआ आ रहा है, ब्रेक हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि मेटा टाइटल है ही इतना, असल में जो लिमिट गूगल एक्सेप्ट करता है उससे आउट हो रहा था, तो गूगल ने उसको डॉट डॉट लगा के उसको यहाँ से बाहर निकाल दिया। मेटा डिस्क्रिप्शन है, तो मेटा डिस्क्रिप्शन में भी ये देखो ये डॉट 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 आ रहा है, जो कि मेटा डिस्क्रिप्शन जो है, जो एक रिक्वायर्ड लिमिट थी जो यहाँ पे गूगल एक्सेप्ट करता है, उससे आउट हो रहा था, तो गूगल ने बाकी डिस्क्रिप्शन यहाँ से तोड़ दी, उसको यहाँ पे शो ही नहीं करवाया। तो इसलिए हमें विद इन लिमिट्स रहते हुए, मैंने आपको उस टाइम भी लिमिट बताई थी जब होम पेज के बारे में बता रहा था, हर पेज के ऊपर वो लिमिट अप्लाई होती है, तो हम उसको रहते उसके उसमें रहते हुए हम मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करेंगे। वेबसाइट तो ऑटो रैंक होगी ना, वेबसाइट की हर पेज रैंक होता है क्योंकि हर पेज एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर है। अबाउट अस का पेज आप रैंक नहीं करते हो, कॉन्टेक्ट अस का पेज आप रैंक नहीं करते हो, होम पेज आपका रैंक होता है, हर प्रोडक्ट आपकी रैंक होती है, हर कैटेगरी आपकी रैंक होती है, कुछ सर्विस पेजेस हैं, हर सर्विस पेज आपका रैंक होता है। ठीक है, तो आप हर पेज को रैंक करने की कोशिश करते हो, पेजेस रैंक करने की कोशिश करते हो। अच्छा, अब मैं बता रहा था कि मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन है आपकी हर पेज की, हर पेज की प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन है ये मेटा डिस्क्रिप्शन, और मेटा टाइटल उसका प्रिसाइज टाइटल है, और इनकी एक लिमिट है, हर पेज पे आपको देना पड़ेगा। वेबसाइट पे 10 पेजेस है तो 10 के 10 मतलब 10 पेजेस में पेजेस प्रोडक्ट है कैटेगरीज है सबको कंसिडर कर रहा हूँ, हर एक का मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन होगा, और वो जब कोई उसके बारे में चीज सर्च हो रही होगी तो गूगल में वही अपीयर होगा। तो इसलिए आपको मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है। मेटा टाइटल जो है उसकी सब कैटेगरी कुछ भी है हर एक को देना है आपने। अच्छा, अब मेटा टाइटल जो है उसकी लेंथ है जी, ये जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है, मेटा टाइटल जो है इसकी लेंथ है 40 to 60 कैरेक्टर्स, 40 से 60 कैरेक्टर्स तक आपने मेटा टाइटल रखना है, इससे आउट नहीं करना। इससे आउट करोगे तो ये होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और मेटा डिस्क्रिप्शन जो है उसकी लेंथ जो है, जो रिकमेंडेड लेंथ है, 120 कैरेक्टर्स से लेके 160 कैरेक्टर्स तक, मिनिमम 120 मैक्सिमम 160, एज पर जितने भी बड़े बड़े सर्च इंजन है सबको मिला के, और गूगल पे भी हम गूगल को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो मेटा टाइटल हम जो लिखा करेंगे वो मैक्सिमम 40 कैरेक्टर से लेके 60 कैरेक्टर के इन बिटवीन होगा, और मेटा डिस्क्रिप्शन जो होगी वो 120 कैरेक्टर्स से 160 कैरेक्टर्स के इन बिटवीन होगी। और करेक्टर क्या है, ए बी स्पेस सी, 4 करेक्टर हो गए, स्पेस भी करेक्टर है, डॉट भी करेक्टर है, कॉमा भी करेक्टर है, और ये जितने भी अल्फाबेट्स हैं ए बी सी सब करेक्टर्स हैं। तो ये सब मिला के 40 to 60 करेक्टर का मेटा टाइटल और 120 से 160 करेक्टर का मेटा डिस्क्रिप्शन, इससे ज्यादा आपने नहीं जाना। ये बात आ गई समझ, लिमिट की बात पता लग गई, और हर पेज के आपका अलग अलग आप डिफाइन करके ऐड करोगे, और सबसे ज्यादा काम होम पेज के अंदर यही है जो लोग ऑफर कर रहे हैं। तो लिमिट का आइडिया हो गया, मेटा टाइटल 40 to 60 कैरेक्टर्स, मेटा डिस्क्रिप्शन 120 से 160 कैरेक्टर्स, ये लिमिट होगी। प्लस एक चीज का ख्याल रखना है, जिस पेज का भी मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, उस पेज का मेन गोल क्या है आपका, किस कीवर्ड के लिए, किस टर्म के लिए उस पेज को रैंक करना चाहते हो, ये आपको क्लियर होना जरूरी है। जैसे ये जो पेजेस रैंक हुए हैं ये शॉपिफाई एसईओ एप्स के लिए हुए हैं, तो अगर आपने शॉपिफाई एसईओ एप्स के लिए रैंक होना है तो हम इसको एसईओ के टर्म में बोलते हैं, ये हमारा है कीवर्ड, ये हमारा वो मेन कीवर्ड है जिस कीवर्ड के लिए हम लोग रैंक होना चाह रहे हैं। स्टोर की निश के अकॉर्डिंगली वेबसाइट पर आर्टिकल लिखते हैं, वेबसाइट पर मल्टीपल निश के आर्टिकल्स अपलोड कर सकते हैं, नहीं रेलिवेंट। कीवर्ड रिसर्च भी करवा सकता हूँ, वो भी एक गिग है, बट हम लोग एक दफा फिर वो बाद में करेंगे, वो मेरा ख्याल है अभी करने की जरूरत नहीं है।
इसके साथ जरूरत है भी और नहीं भी है, लेकिन अगर मैं अभी उधर निकल जाऊंगा तो फिर आज कीवर्ड रिसर्च पूरी होगी। तो पहले कीवर्ड को डिफाइन करके काम करना सीख लेते हैं, कीवर्ड रिसर्च आपको फिर बता दूंगा कि ये कीवर्ड को चेक कैसे करते हैं, अच्छा है या बुरा है। स्लग मेटा टाइटल को नहीं कहते, मैं बताता हूँ स्लग का भी। तो आप सिर्फ फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ मेरे साथ साथ चलो। मेटा टाइटल क्या है ये पता होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है ये पता होना चाहिए। जी आर्टिकल्स भी कमर आप राइट कर सकते हैं ताकि आप रैंक हो सको। तो यहां तक बता दो मेटा टाइटल क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, ये क्लियर हो गया। हर पेज के लिए आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं कंटेंट राइटिंग पे बात नहीं कर रहा, ना मैं कीवर्ड रिसर्च पे जा रहा हूं, मैं सिर्फ इस चीज पे हूँ। कीवर्ड रिसर्च कंटेंट वाला अगर आज अलाउ हुआ तो आज कंटेंट भी बता दूंगा, फिर डेंसिटी वगैरह सब कुछ क्लियर कर लेंगे। फिलहाल मेरे साथ चलो, ये मेटा टाइटल है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये हर पेज का होना चाहिए, ये गूगल में शो होता है। तो 40 से 60 कैरेक्टर मेटा टाइटल, 120 से 160 मेटा डिस्क्रिप्शन, ये आपके माइंड में होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, ये ऐड कहाँ पे होते हैं, पहली बात ये देख लो, मैं आपको सिंपल सा ताकि आपको पता लगे कि कितना ईजी है। ये देखें, अब कलेक्शन, प्रोडक्ट, पेजेस, पोस्ट, हर एक में बताने लगा हूं कि ये ऐड कहां पे होंगी, मैं ये बताने लगा हूं आपको। तो ये आपके पेजेस पड़े हुए हैं, पेजेस पे क्लिक करो, ये आपके पेजेस आ गए। कॉन्टेक्ट अस है, अबाउट अस है, और भी पेजेस होते हैं। सपोज कॉन्टेक्ट अस का मेटा ऐड करना है, क्लिक, ये आपका कॉन्टेक्ट अस का पेज ओपन हो गया। अब शॉपिफाई के अंदर कितना इजी है, ये आपका मेन टाइटल था, ये आपकी मेन डिस्क्रिप्शन वगैरह होती है। ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है सर्च इंजन लिस्टिंग प्रीव्यू, जो सर्च इंजन के अंदर जो नजर आना है, ये प्रीव्यू कैसा नजर आएगा। एड अ डिस्क्रिप्शन टू सी हाउ दिस पेज माइट अपीयर इन अ सर्च इंजन लिस्टिंग, ये मेटा टाइटल है जी, मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन है। एडिट वेबसाइट एसईओ, इस पे करेंगे आप क्लिक, हर पेज के नीचे आ रहा होगा, क्लिक, ये पेज टाइटल इज इक्वल टू मेटा टाइटल, ये डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू मेटा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मेटा टाइटल लिखें, यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन लिखें, ये वो मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन होगी जो आपकी सर्च इंजन में यहाँ अपीयर होगी। इट्स दैट इजी। ये 70 बोल रहा है, मैंने आपको बोला है 60, 40 से 60 रखें। ये 320 बोल रहा है, मैंने आपको बोला है 120 से 160। हर बात इसकी नहीं माननी। गूगल के ऊपर 320 में आपको नजर आ रहा है कोई डिस्क्रिप्शन 320 करेक्टर पे जा रही हो? एक टाइम आया था इन बीच में गूगल ने ऐसा किया था कि 320 करेक्टर्स को पिक करना शुरू कर दिया था, लेकिन बाद में फिर वापस चले गए, 160 पे चले गए। तो ये 158, 160 यहाँ तक सिर्फ फैच करते हैं, इससे ज्यादा फैच नहीं करते। तो इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ आपने उस पर जाना है, शॉपिफाई की बात नहीं माननी यहाँ पे। ये लिखा हुआ है 7 ऑफ 70, मतलब 70 करेक्टर तक आप मैक्सिमम जा सकते हो, यहाँ लिखा है 320 तक। मैंने आपको बोला है 40 to 60, आप टाइटल में जाओगे, और 120 तक, 120 से 160 जो है ना मैक्सिमम, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, ताकि पूरी पूरी डिस्क्रिप्शन आपकी नजर आए। क्यों नजर आए, अब यहाँ पॉइंट है। जब हम लोग मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रहे होंगे तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है, उस पेज का जो स्पेसिफिक कीवर्ड है जिसके लिए आप रैंक होना चाहते हो, जैसे ये शॉपिफाई एसईओ एप्स, इन्होंने इसके लिए ऑप्टिमाइज किया हुआ है अपने टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को, पेज के कंटेंट को, हर चीज को, ठीक है। इन्होंने इसके अकॉर्डिंगली वहां पे ना सब कुछ मेंशन किया हुआ है, ऐसे ही है। तो हम लोगों ने ये जो कीवर्ड है, जिस पेज का जो मेन कीवर्ड हमारे माइंड में है कि हम उसके लिए इसको रैंक करना चाहते हैं, वो कीवर्ड हम लोगों ने मेटा टाइटल में भी यूज करना है कम से कम एक बार, और मेटा डिस्क्रिप्शन में भी यूज करना है कम से कम एक बार। ये बात समझ आई? कि जब आप मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, तो जिस पेज के लिए लिख रहे हो उस पेज का जो मेन कीवर्ड होगा बस एक बार ही यूज करो मैक्सिमम। अगर वो दो बार खुद ही यूज हो गया नेचुरल वे से तो ठीक है उमर, वरना एक बार ही आप यूज कर लो अगर अच्छे नेचुरल वे से, तो वही मोर देन इनफ होता है आपका। स्टार्टिंग में यूज कर लो तो जरा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, नहीं तो इन बिटवीन आपके मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर ये आपका पेज आ गया, पेज का क्लियर हो गया, मैं एक लिख के भी दिखाता हूँ अभी आपको। हर एक के अलग अलग कीवर्ड्स होंगे। तो ये कॉन्टेक्ट अस है, इसका एज सच कीवर्ड नहीं होना,
लेकिन ये कि पेज में मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन कहाँ पे आता है, समझ आ गई? चले, अब उसके बाद ये ब्लॉग पोस्ट है, मैं इस पे जाता हूँ। ब्लॉग पोस्ट में अगर आप आर्टिकल्स लिख रहे हो तो ये आर्टिकल एक टेस्ट आर्टिकल हमने लिखा था, इसको क्लिक करता हूँ। आप देखना इसमें भी आर्टिकल के नीचे ही आपके पास मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा होगा। ये देखो, एडिट एसईओ, ये आपका आर्टिकल का टाइटल, ये डिस्क्रिप्शन, दोनों चीजें आपके पास आ गई। तो मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन दोनों आप यहाँ पे लिख दोगे। पोस्ट के नीचे भी ऑप्शन आ रहा है। सेम वे से आप अगर प्रोडक्ट्स में जाते हो, प्रोडक्ट्स के अंदर आप कलेक्शन के अंदर जाते हो, तो हर कलेक्शन जो आपने ऐड की होगी उसका भी ऐसा ही होगा। आप ओपन करो, जैसे ये होम पेज कलेक्शन है, आपकी जितनी भी कलेक्शन है सबको वन बाय वन ओपन करो। सबके अंदर आपके पास ये नीचे सर्च इंजन लिस्टिंग प्रीव्यू एडिट वेबसाइट एसईओ ऑप्शन आ रहा है। ये आपका इस कलेक्शन का मेटा टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है। प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करते हो, सारी प्रोडक्ट्स पे जाते हो, एक प्रोडक्ट आपके पास टेस्ट पड़ी है, ओपन करो। प्रोडक्ट के नीचे भी इसी तरह से आपके पास मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा होगा। तो हर पेज पे, हर प्रोडक्ट पे, हर पोस्ट पे उसके नीचे आपके पास मेटाज ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है। ये प्रोडक्ट है तो इसमें भी नीचे आ जाओ, एंड पे आओ, तो ये एडिट वेबसाइट एसईओ, तो ये आपके पास इस प्रोडक्ट का टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन। जो मेटा टाइटल यहाँ पे लिखोगे वो ये ब्लू वाला टाइटल है आपका, इस पेज का टाइटल ये है क्या चीज, और डिस्क्रिप्शन आपकी ये जो ब्लैक में नजर आ रही है ये डिस्क्रिप्शन है। तो हर पेज का आपको देख लो अलग अलग ऑप्शन है, तो हर पेज पे अलग अलग ऐड करना है। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोडक्ट थी, कोई मुझे बताओ ये प्रोडक्ट क्या है, कोई एक एग्जाम्पल दो। यूआरएल हैंडल इसके बाद बताता हूँ यार, मैं एट अ टाइम सिर्फ मेटास को क्लियर करके फिर मैं उस पर आ रहा हूँ, वो भी मेटा ही है लेकिन फिर उस पर आता हूँ। सपोज करवाओ कोई मुझे रिंग रिंग, कोई कीवर्ड टाइप बताओ ना, स्किन केयर, मतलब क्या, कोई प्रोडक्ट का नाम बताओ। प्रिंटेड, ये भी वैसे जेनेरिक ही है, प्रिंटेड टी शर्ट, लेकिन ये एक एग्जांपल के लिए मैं बता दूंगा। प्रिंटेड नाइकी टी शर्ट ई कॉम, मतलब फॉर एग्जांपल आपका प्रिंटेड नाइकी टी शर्ट सिर्फ था। और सपोज कर रहा हूं मैं, अभी मैं कीवर्ड आते कैसे हैं, कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कैसे चेक करते हैं, मैं वो अलग वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो सपोज के प्रिंटेड नाइकी टी शर्ट ये हमारा कीवर्ड है मेन, और यही आपकी पोस्ट का जो ना वो टाइटल था, सपोज करो ये आपका टाइटल था। तो प्रिंटेड नाइकी टी शर्ट, अगर ये आपका आपका वो कीवर्ड है जब जो आप चाह रहे हो कि जब गूगल पे कोई पर्सन रैंक सर्च करे तो प्रिंटेड नाइकी टी शर्ट जो है ना, ये यहाँ पे जब सर्च किया जा रहा हो तो मेरा जो प्रोडक्ट है ना, मेरी ये वाली, ये यहाँ रैंक पे आए। ये सपोज कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये सपोज कर रहा हूं मैं। तो अब सपोज करके मैं इसको ऑप्टिमाइज करने लगा हूं, तो मैं मेटा टाइटल भी लिखूंगा इस बेस पे और मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिखूंगा इसी बेस के ऊपर। तो प्रिंटेड नाइकी टी शर्ट समझ लो मेरा मेन वो कीवर्ड है, वो टर्म है जिसके लिए मैं गूगल पे रैंक होना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज करने लगा हूँ। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? अब ये कीवर्ड क्यों ले रहे हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये कैसे पता लगेगा कौन सा कीवर्ड लेना है कौन सा नहीं लेना, ये एक अलग से टॉपिक है, इसमें कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी। उसका भी आपको थोड़ा सा एज दूंगा, मैं पूरे का पूरा शायद ना करवाऊं, या पूरा करना हुआ तो फिर किसी सेपरेट लेक्चर में कर लेंगे। इसके अंदर सिर्फ हम इतना ही करेंगे। मैं आपको अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि आप वन बाय वन ये कर रहे हो, तो वन बाय वन के लिए मैं आपको बल्क में भी हो सकता है, आपकी कीवर्ड रिसर्च बल्क में भी हो सकती है। मैं वन बाय वन अगर करना है ना, तो वो कैसे करेंगे मैं वो बताने लगा हूँ, सिर्फ जितना आपको चाहिए अभी के लिए। बाकी कीवर्ड रिसर्च पूरी जो है ना उसको साइड पे रखें। जो अभी आपको चाहिए वो उसका बता देता हूं मैं। एचरफ्स कीवर्ड जनरेटर, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ये टूल है एचरफ्स का, है कीवर्ड जनरेटर। ये फ्री में होगा यार, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। आपने क्या करना है यार, ये अकाउंट बनाना पड़ेगा, चलो बना लेना। एचरफ्स वेब मास्टर टूल्स, ये एक लिंक दे रहा हूं आपको, यहाँ पे फ्री अकाउंट बन जाएगा। या मैं एंड पे, क्लास के एंड पे शेयर कर देता हूँ। ये एक मैं यहाँ पे भी शेयर कर रहा हूँ, ये आपके पास एक लिंक है
hrefs.com/webmastertools, इस लिंक पे आना है। यहाँ पे आप साइन अप फॉर फ्री कर सकते हो, फ्री में साइन अप हो जाएगा। आपने फ्री में साइन अप कर लेना है। मैं साइन इन करता हूँ अब इसको, जो भी मेरा अकाउंट बना हुआ है उसके थ्रू मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन जब कर लोगे उसके बाद आपने इस वाले लिंक पे आना है, ये जो मैंने आपको भी बताया था, जिसका नाम है कीवर्ड जनरेटर, और ये फ्री में यूज हो जाएगा। सिर्फ ये कि एट अ टाइम सिर्फ एक कीवर्ड आपको देगा, तो कोई बात नहीं, मतलब एक कीवर्ड का डाटा निकाल के देगा, उसके रिलेटेड भी आएंगे। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये वाला फ्री में होगा, ठीक है। तो जो पहला लिंक दिया है मैंने आपको वेब मास्टर टूल्स वाला, hrefs.com/webmastertools, यहाँ पे आप जाके फ्री में साइन अप कर सकते हो। जब साइन अप कर लोगे, रजिस्टर करना तो आता है ना सबको, उसमें तो नहीं मसला किसी को। साइन अप कर लेना, लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपने ये लिंक ओपन करना है, कीवर्ड जनरेटर। गूगल एड प्लानर से ज्यादा अच्छा है ये, इसलिए आपको बता रहा हूँ। गूगल एड प्लानर में जाना पड़ेगा, अकाउंट पूरा सेटअप कराना पड़ेगा, वो लेक्चर भी पूरा काफी सारा खा जाएगा, उसको किसी और लेक्चर में देख लेंगे अगर करना हुआ तो। फिलहाल आपने जो ऑन पेज एसईओ की गिग देनी है, अब उसके अंदर तो कोई चीज मिस ना हो। आपसे क्लाइंट पूछ ले किस बेस पे कीवर्ड निकाले थे, क्यों आपने ये वाला कीवर्ड यूज किया है यहाँ पे, तो आप बता तो सको। हाँ जी, ये दो देखो ना, मैं आपको दो लिंक्स दे रहा हूँ। पहला लिंक है आपका hrefs मास्टर टूल वाला। मैं आपको अच्छा यार एक और काम भी करता हूँ, ये समझ लो मैं एक तरह की भी शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, और अच्छी शॉर्टकट, जिस जो क्लाइंट जो है जिस टूल पे ट्रस्ट करता है, ये वो शॉर्टकट है। तो मैं ये वो चीज आपको बता रहा हूँ ताकि वो बता के आपका जो एसईओ वाला पार्ट है ना वो खत्म हो जाए, वो उसमें मसला नहीं आएगा, आप अपना पूरी एसईओ की गिग को डिलीवर कर सकते हो। तो सबसे पहला टूल, ये लिंक है। मोज अगर आप फ्री में यूज कर सकते हैं तो मोज कर लें, वो भी हो सकता है इसके अल्टरनेटिव में। रजिस्टर हियर, उसके बाद log in and go to this link। ठीक है जी, ये होगा कीवर्ड रिसर्च और एसईओ। ऑन पेज एसईओ गिग मैं बता रहा हूँ, ये वर्डप्रेस हो या आपका शॉपिफाई हो, दोनों में आपको काम आएगा। ये बात अब समझ आ रही है अभी? इधर तो निकले जा रहे हो। मैं बताऊंगा अभी कि आपने करनी कैसे है। तो कीवर्ड रिसर्च फॉर ऑन पेज एसईओ गिग, आपने जो गिग बनानी है ये मोर देन इनफ है, यकीन मानो कीवर्ड प्लानर वगैरह सब कुछ से ज्यादा बेहतर है। मतलब वो सारा प्रोसेस भी अच्छा है, लेकिन ये प्रोसेस जो वो है जो आपको स्ट्रेट अवे हेल्प करेगा आपकी एसईओ गिग कंप्लीट करने में, और अच्छा डाटा भी प्रोवाइड करेगा। बस क्या है कि कीवर्ड वन बाय वन हर पेज का अलग अलग एसईओ कर रहे हो तो अलग अलग आप चेकिंग भी कर सकते हो, कि मसला नहीं होगा। तो आपने पहले जाना है वेब मास्टर टूल्स वाले लिंक पे, यहाँ पे जाके फ्री में अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद अ, उसके बाद आपने जाना है एचरफ्स पे, मतलब जो लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने इस लिंक को क्लिक कर देना है, तो अकाउंट बनेगा। लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप इस लिंक पे आओगे तो कुछ ऐसे आपको शो करेगा। ये क्लियर है? तो ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर ताकि आप इसको कर सको। अच्छा, अब यहाँ पे होगा क्या, मैंने आपको ये बोला कि मैं सपोज ये कर रहा हूँ कि प्रिंटेड नाइकी टी शर्ट, ये मेरा कीवर्ड है इस वाली प्रोडक्ट का, और मुझे इसके लिए एसईओ करनी है। तो भाई मैं मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ऐसा कीवर्ड है जिसको लोग असल में सर्च भी करते हैं या नहीं करते? ठीक है, तो देखें जरा, यहाँ पे आए, ये गूगल पे क्लिक है, यहाँ पे प्रिंटेड नाइकी टी शर्ट लिखा मैंने, और जिस कंट्री के लिए आप रैंक होना चाहते हो, क्योंकि हर कंट्री का गूगल डिफरेंट है। गूगल.com जो है वर्ल्ड वाइड है, यूएसए का बोलते हैं इसको।
गूगल डॉट सी ओ डॉट यूके यूके का गूगल है, गूगल डॉट कॉम डॉट पीके पाकिस्तान का गूगल है, ठीक है, गूगल डॉट आई एन इंडिया का है, ठीक है, इस तरह से गूगल डॉट सी ए कैनेडा का है। तो ऐसे आपको पता होगा क्लाइंट कहाँ का है और कहाँ पे रैंकिंग लाना चाह रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसकी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे ताकि उस कंट्री के अंदर इस कीवर्ड को कितने लोग सर्च करते हैं वो पता लगे, ठीक है। तो आप कीवर्ड लिखेंगे जो आपके माइंड में है, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, फाइंड कीवर्ड्स, यह आपसे कैप्चा मांगेगा, तो इसको आई एम नॉट अ रोबोट क्लिक करें, ये ले, वो कह रहा है इस कीवर्ड का तो हमारे पास डाटा ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कीवर्ड भी ऐसा है। हाँ, इसको मैं बदल के ऐसे कर देता हूँ, कुछ नाइकी टी शर्ट सर्च करता हूँ, ये देखें नाइकी टी शर्ट 250 सर्च वॉल्यूम है इन यूएसए, 16 इज कीवर्ड डिफिकल्टी। ये मैं क्यों बता रहा था, टूल इसलिए बता रहा था, देखो एक तो रेलिवेंट उसने सारे बता दिए, ब्लैक नाइकी टी शर्ट बता दिया, नाइकी टी शर्ट प्राइस बता दिया, मल्टीपल यहाँ पे कीवर्ड्स आपको दे दिया, आइडियाज दे दिए, जो आपने सर्च किया था उसका भी बता दिया, सर्च वॉल्यूम 250 सर्च वॉल्यूम है उसका, ये उसने एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम बताया है कि 250 लोग मंथली बेसिस के ऊपर इसको ऑलमोस्ट सर्च कर रहे हैं। मतलब ये यूएसए के अंदर ये सेम कीवर्ड गूगल में लगा के 250 लोग एवरेज मंथली बेसिस के ऊपर ये सर्च करते हैं। कम है ज्यादा है वो तो आप देखोगे ना यार, जितना भी वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है, जितनी ये डिफिकल्टी कम होगी उतनी अच्छी है। डिफिकल्टी क्या होती है, तो आप लोगों ने इसमें देखना ये होता है कि जो कीवर्ड आप लगा रहे हो उस कीवर्ड का रीजनेबल सर्च वॉल्यूम हो। फॉर एग्जांपल आपने मिनिमम क्राइटेरिया रखा है कि जो भी कीवर्ड मैं लूंगा कम से कम उसका 500 सर्च वॉल्यूम हो, तो उस हिसाब से तो ये नहीं क्राइटेरिया में आता। मैंने क्राइटेरिया रखा है कि कम से कम 250 सर्च वॉल्यूम हो, तो चलो फिर तो आ जाता है। तो 250 सर्च वॉल्यूम में मैं कहता हूँ ठीक है ये कीवर्ड ठीक है, या 200 प्लस सर्च वॉल्यूम में जाता हूँ और मेरी वो जो टी शर्ट है ब्लैक है, तो फिर ये आ जाना था। तो फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि ये मैंने लेना है, ब्लैक नाइकी टी शर्ट है मेरे पास, तो ये मैंने लेना है, और फॉर मैन है, फॉर वुमेन है, आप वो भी कीवर्ड यहाँ लगा लगा के देख सकते हो, नाइकी टी शर्ट फॉर मैन, नाइकी टी शर्ट फॉर वुमेन, इस तरह से मल्टीपल लगा के देख सकते हो। तो जब आप वो लगाओगे तो करना क्या है आपने कि इसमें से वो कीवर्ड लेना है जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, और कीवर्ड डिफिकल्टी है कि कितना डिफिकल्ट होगा इसका रैंक होना, मीन कितने बड़े बड़े कंपेटिटर्स हैं जो इस टर्म के लिए गूगल पे रैंक किए हुए हैं। तो कीवर्ड डिफिकल्टी होती है उस बेस पे, तो डिफिकल्टी जितनी कम होगी उतना ही अच्छा होगा, तो वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, डिफिकल्टी जितनी कम होगी उतनी ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। और कीवर्ड आपने ट्राई करना है कि आप कम से कम 3 वर्ड का, 4 वर्ड का कीवर्ड लें, 5 वर्ड का कीवर्ड लें, लॉन्ग टेल, मीडियम से लॉन्ग टेल। एक होता है शॉर्ट टेल, शॉर्ट टेल क्या होता है, 1 वर्ड कीवर्ड, 2 वर्ड कीवर्ड, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। लॉन्ग टेल क्या होता है आपका, मीडियम की टेल क्या है कि 3 वर्ड का कीवर्ड मीडियम टेल कंसिडर कर लेते हैं, 4 वर्ड, और जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा 5 वर्ड पे जाता जाएगा तो ये आपका लॉन्ग टेल में जाता जाएगा। तो लॉन्ग टेल जिसमें नंबर ऑफ वर्ड ज्यादा होंगे, जैसे ये देखो नाइकी टी शर्ट एंड शॉर्ट सेट मेन, ये लंबा लॉन्ग टेल कीवर्ड है बट सर्च वॉल्यूम अच्छा नहीं है, तो हम इसको नहीं ले सकते। तो आपने क्या करना है कि जब भी यहाँ पे कोई कीवर्ड सर्च करना है, आप इसकी वेरिएशन भी चेक कर सकते हो, अगर आपको उस पर डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो वेरिएशन लगा के चेक करें। तो बहरहाल अगर नाइकी टी शर्ट मैंने लिखा, मेरे पास आया, मैं कहता हूँ कि ये कीवर्ड मुझे ठीक लग रहा है, मेरे पास ब्लैक ब्लैक नाइकी टी शर्ट है का पेज है जहाँ पे मैंने लगाना है, लेकिन साथ मेन या वुमेन है वो भी अगर पता लग जाए तो हम वो कर सकते हैं। तो सर्च वॉल्यूम आपने देखना है जी, सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, कीवर्ड रेलिवेंट हो, कीवर्ड डिफिकल्टी, कितना डिफिकल्ट है इस कीवर्ड के लिए रैंक होना, केडी स्टैंड्स फॉर कीवर्ड डिफिकल्टी, कितना टफ है इस कीवर्ड के लिए रैंक होना आउट ऑफ 100। तो 100 में से उसने 16 बोला हुआ है, ग्रीन में भी है, ये इजी कीवर्ड है, जैसे जैसे ये डिफिकल्टी अप होती जाएगी वैसे वैसे डिफिकल्ट होता जाएगा। अब देखो मेरे पास अगर एक एक है ब्लैक पोलो या पोलो टी शर्ट फॉर मैन, ठीक है, अगर मैं इसको सर्च करता हूं, बोट्स किधर गई, ये आ गई, ये देखें पोलो टी शर्ट फॉर मैन 10 है, मैं टी शर्ट इसको डैश लगा के देख लेता हूँ,
जी रिलेटेड भी यूज करते हैं। अब मुझे इसके लिए नहीं उस तरह से कोई यहाँ पे गूगल एचरेफ उस तरह डाटा नहीं दे रहा। पोलो टी शर्ट अकेला लगा के देखता हूँ। तो ये देखें, पोलो टी शर्ट इसके लिए 250 इसका सर्च वॉल्यूम है, ब्लैक पोलो टी शर्ट उसका 90 है। तो इस तरह का डाटा हमें बता रहा है। तो बहरहाल आपने जो भी कीवर्ड यहाँ लगाना है, आप कीवर्ड खुद लगाते रहना, मेरा काम है कॉन्सेप्ट देना आपको। कीवर्ड लगाओ, वेरिएशन में टेस्ट करो, नीचे देखो आपके पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें देखो कि जो सर्च वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम आपका अच्छा होना चाहिए। जितना ज्यादा होगा 1000 2000 10,000 जितना ज्यादा सर्च वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा अच्छा कीवर्ड है, कंसिडरिंग उसकी डिफिकल्टी कम से कम हो। डिफिकल्टी ज्यादा होती जाएगी तो काम खराब हो जाएगा, फिर आपके लिए वहां पे रैंक करना टफ होता जाएगा। तो ये ग्रीन जो फुल ग्रीन बता रहा है ये इजी है। ये देखो यहाँ पे पैरेट ग्रीन सा हो गया है। अब डिफिकल्टी वाली बढ़ती जा रही है तो वो इस तरह होता जा रहा है, बाद में ये ऑरेंज हो जाएगा, फिर ये रेड हो जाएगा। तो जितनी डिफिकल्टी ज्यादा होगी, 22 इज मोर डिफिकल्ट देन 8। तो ये आउट ऑफ 100 स्कोर दिया हुआ है डिफिकल्टी का। तो आपने सर्च वॉल्यूम ज्यादा अच्छा लेना है और कीवर्ड डिफिकल्टी कम से कम हो। ओके हो गया। केडी स्टैंड्स फॉर कीवर्ड डिफिकल्टी। कीवर्ड डिफिकल्टी, इतनी देर से मैं कीवर्ड डिफिकल्टी लगा हूं यार। डिफिकल्टी जितनी कम से कम होगी 25 और लेस ट्राई करो मिल जाए। कुछ फील्ड्स ही ऐसी होती हैं, कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हो कि उसके अंदर डिफिकल्टी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, वहां पे कोई आपको 40 से नीचे मिल जाए तो बड़ी बात है। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि जितनी कम से कम हो, तो ज्यादा से ज्यादा 25 या उससे कम कम पे आप रहो तो ज्यादा बेहतर है। और सर्च वॉल्यूम जो है वो अच्छा होना चाहिए। कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो, सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो। कीवर्ड डिफिकल्टी हमारी हेल्प इस तरह करेगा कि हमें एचरफ ये टूल कह रहा है कि अगर आप इस कीवर्ड को ट्राई करते हो रैंक करना, तो जो फर्स्ट पेज के ऊपर पहले से लोग बैठे हुए हैं उन सब की बेसिस के ऊपर वो बहुत बड़े बड़े जाइंट्स बैठे हुए हैं, उनको आउट रैंक करना आपके बस की बात नहीं है। तो वो आपको डिफिकल्टियां ज्यादा बताएगा कि भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी साइट्स ऑलरेडी रैंक पे हैं और उनको आप बीट नहीं कर पाओगे। KD 17 है, सर्च वॉल्यूम 16 के है, अच्छा कीवर्ड है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं सना। तो कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो, सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो, वो वाला कीवर्ड आपने लेना है। और कीवर्ड भी रेलिवेंट हो, ये ना हो कीवर्ड इरेलीवेंट हो जाए। हाई सर्च वॉल्यूम, लो कीवर्ड डिफिकल्टी। और ये निचोड़ निकाल के अशरफ बताता है कि भाई डिफिकल्ट कम है ज्यादा है, क्योंकि वहां पे जो ऑलरेडी रैंकिंग पे लोग बैठे हुए हैं उनमें से किसी को बीट करोगे तो फर्स्ट पेज पे आ पाओगे ना। ठीक हो गया। ज्वेलरी करूं, जेमस्टोन रिंग इन यूएसए। ये देखें, जेमस्टोन रिंग, ब्लैक जेमस्टोन रिंग, 600 सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी 1। डिजाइन योर ओन जेमस्टोन रिंग, मल्टी जेमस्टोन रिंग, रेनबो जेमस्टोन रिंग, कीवर्ड डिफिकल्टी 0। सना वो कीवर्ड वो टूल बहुत सारे हैं पर मैं उधर जाना नहीं चाह रहा, मुझे एसईओ पूरी करनी है। ठीक है, इस पे वापस आते हैं। तो बाकी ये कि अब आपको आइडिया है, आप इस बेस पे जितने मर्जी यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कर लेना। बट ये बात रखना माइंड के अंदर के कीवर्ड जो भी लेना है वो कीवर्ड रेलिवेंट हो, सर्च वॉल्यूम ज्यादा अच्छा हो और कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो। वो कीवर्ड आपने लेना है और क्लाइंट पूछे तो उसको बताना है कि भाई मैंने इन बेसिस के ऊपर लिया है। और कीवर्ड डिफिकल्टी जो है ना वो मैयर है कि जिसपे एचरफ बता रहा है कि अगर आप इस कीवर्ड पे जाते हो कितना मुश्किल या कितना ईजी है ये। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये आपके पास ब्लैक जेमस्टोन रिंग है, ये आपके पास यहाँ पे रेनबो जेमस्टोन रिंग है। फॉर एग्जांपल यही मेरा कीवर्ड अगर है तो इसको पिक करता हूं मैं, इसको यहाँ मैं पिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेनबो जेमस्टोन रिंग और सेल या बाय लिख दूं। और ये मैं एक वो लगा रहा हूँ सेपरेटर लगा के, यहाँ पे जो भी मेरी स्टोर का नाम है ई कॉम
ई कॉम बैच 4 वो लिख देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल, कुछ इस तरह का आ गया, या इसको आगे भी कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे प्रमोशन वगैरह उस तरह की चीजें नहीं करनी, 50% ऑफ और इस तरह की चीजें वो नहीं लिखनी। ये देखो कहीं पे नजर आ रहा है कुछ इस तरह का। और बेहतरीन तरीका क्या होता है, ये वाला है ना, जेमस्टोन, रेनबो जेमस्टोन रिंग, ये मैं कीवर्ड लेके चल रहा हूँ। तो उठाओ, गूगल पे आओ, लिखो, google.com पे लिखा है मैंने। ये जो ऑलरेडी जो लोग यहाँ पे रैंक पे हैं, ये से है, इसके ऊपर उन्होंने टाइटल कैसा लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन कैसी लिखी हुई है, सब कुछ सामने आ गई। ब्यूटीफुल रेनबो जेमस्टोन रिंग, ये आपके पास मल्टीपल यहाँ पे आ गया। तो मुझे आइडियाज भी मिल रहे हैं कि मुझे क्या यूज करना है। ब्यूटीफुल वाला ज्यादा है, आज बेहतर है। ब्यूटीफुल रेनबो जेमस्टोन रिंग बाय ईकॉम हंट, जो भी ईकॉम बैच 4। तो ये मल्टीपल आपके पास मेटा टाइटल भी नजर आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन भी नजर आ रहे हैं, जो ऑलरेडी रैंक पे हैं। इस कीवर्ड के लिए जो ऑलरेडी रैंक पे हैं वो सब लोग मुझे नजर आ रहे हैं। तो उनसे मैं मेटा टाइटल का, मेटा डिस्क्रिप्शन का आइडिया ले लूंगा। ठीक है, क्लियर। ऑफ पेज डिफिकल्टी मैंने तो ऐसा कोई बात बोली नहीं अभी तक। मुनीब, जितना भी ज्यादा अच्छा सर्च वॉल्यूम होगा और कीवर्ड सर्च, कीवर्ड डिफिकल्टी कम होगी, उतना अच्छा कीवर्ड है। एक बार मेटास पूरे होने दो। आप लोग ना वो ऐसी सी बातें साइड में अभी पूछ रहे हैं, वो जो इमेज कहाँ से आ रहे हैं वो भी पूछी जा रहे हैं। मैंने भी इमेज का बताया ही नहीं आपको कुछ भी। तो मुझे चलने तो दो साथ साथ, एंड एंड पे ना अगर वो क्लियर हुआ हुआ तो फिर मेरे से पूछना आप। तो ये आपका मेटा टाइटल हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये देख लो, ये आपके पास आइडियाज आ रहे हैं। कोई इफेक्ट नहीं होता। सेपरेटर में आप कॉलन भी यूज कर सकते हो और ये सेपरेटर भी यूज कर सकते हो, दोनों यूज हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ गई। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल रेनबो जेमस्टोन रिंग, अब इसमें वो 4 के कैरेट कैरेट वगैरह लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। 14 के सॉलिड सॉलिड रोज गोल्डन, रोज गोल्ड, पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है। हम भी लिख देते हैं अगर हुआ तो। कुछ भी इस तरह से देखे, आप भी इस तरह से क्राफ्ट करके कुछ भी बना सकते हो। कुछ आइडिया लो, कुछ आपके प्रोडक्ट का आपको आइडिया होगा, या क्लाइंट के जो पेज के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी होगी। अभी ये तो टेस्ट प्रोडक्ट है ना, कुछ उसने बताया भी होगा उस प्रोडक्ट के बारे में। उन सब के बेसिस के ऊपर कंपाइल करके आपने एक प्रिसाइजली उसको एक्सप्लेन करना है कि वो चीज़ क्या है। तो आपने मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन उसको दे के क्राफ्ट करना है। अब ये 136 ट्रैक्टर तक जा रही है मेटा डिस्क्रिप्शन, जो 160 के बीच में आ रही है, 120 160 के सेंटर में। और जो मेटा टाइटल है वो मैंने 4060 बोला था, तो ये 46 ट्रैक्टर्स का आ रहा है। तो इसी रेंज के अंदर रहना है आपने। और साथ क्या किया है मैंने, कि जो इनका इसका मेन कीवर्ड था ना, रेनबो जेमस्टोन रिंग और रेनबो जेमस्टोन रिंग, ये मैंने जो है ना मेटा टाइटल में भी यूज कर लिया है और मेटा डिस्क्रिप्शन में भी यूज कर लिया है। बुशरा, मैंने आपको भी टूल बताया है, आपने देखा नहीं है कि इसमें यही तो डिफिकल्टी इज इक्वल टू कंपटीशन। तो मैं अभी आप लोगों को इन डेप्थ नहीं लेके जा रहा, लेकिन ये है इन डेप्थ। ये जो आप देख रहे हो ना एचरेफ्स का टूल,
वन ऑफ द बेस्ट टूल्स इन द वर्ल्ड। तो ये सिर्फ क्या है कि एक एक कीवर्ड यहाँ पे चेक हो रहा है, बट ये बेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट टूल है ये, फ्रेश डेटा के साथ। ये इन्होंने डेटा कब कब अपडेट किया है, साथ ही डेट्स भी बता रहे हैं कि कब कब इन्होंने ये लास्ट टाइम अपडेट किया ये डाटा। तो बहुत फ्रेश डाटा के साथ ये टूल अवेलेबल है। तो कीवर्ड डिफिकल्टी इज इक्वल टू कीवर्ड कंपटीशन, कि अगर हम लोग इस कीवर्ड को लेके चलते हैं तो कितना कंपेटिटिव है ये, कितना डिफिकल्ट होगा उसको रैंक करना। इसलिए कह रहा था कि डिफिकल्टी कम लो और सर्च वॉल्यूम आपका अच्छा हो। ये मैट्रिक्स अपडेट होती रहेंगी। ये आपको ये 4 डेज अगो इसने अपडेट किया है, ये रेगुलर बेसिस पे अपडेट करता रहेगा। यार ये फ्रेश आपको रिसेंट रिसेंट फ्रेश डेटा दे रहा है। गूगल सर्च, जो गूगल का कीवर्ड प्लानर है ना, उससे बहुत ज्यादा फ्रेश डाटा है इसका। वहां से भी डाटा निकाल के उसके बाद हम यहाँ पे उसको फाइनलाइज कर रहे होते हैं। लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव टूल है, पेड टूल है ये, अब बल्क के अंदर भी डाटा निकाल के लेके आ सकता है। वो आप बाकी प्रोडक्ट्स आप खुद सर्च करते रहना ना। हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा यार मरूफ, वो कीवर्ड कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो नीचे चला जाए यार। आप लोग, मैं अभी पूरी वो एसईओ की फिर पीछे लॉजिक्स और वो सारा कुछ फिर स्टार्ट कर दूं। मैं आपको बता रहा हूँ कि एसईओ गिग आपने डिलीवर करनी है तो आपको एक एक्स्ट्रा स्किल देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग ऐसे जा रहे हो कि जैसे मैंने आपको पूरी एसईओ सिखा देनी है एक लेक्चर के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट मोर देन इनफ है। तो हम लोग जो एसईओ की गिग मैंने आपको बताई थी उसको पूरा कर रहे हैं, और उसके लिए जो जो टूल्स और जो जो चीजें आपको चाहिए वो चीजें आप तक मैं पहुंचा रहा हूँ बस। वरना एसईओ तो मैं अगर जीरो से शुरू करूं तो मैंने बोला है कि मैं पूरा एक मंथ उसके ऊपर लगा दूंगा आपको उसकी छोटी छोटी चीजें बताने बताने में। लेकिन ये टूल ऐसा है कि जो उस सारी चीजों को ओवरकम कर लेगा, ये इसलिए आपको बता रहा हूँ ये वाला कि इसको आपने करना है। दुआ किस चीज में कंफ्यूज है? हाँ जी, ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल्स होंगे तो हम उनके बारे में कीवर्ड सर्च करके मेटास में यूज कर देंगे। इसमें कंफ्यूजन कौन सी है? आपने जब मेटास डालने हैं ना, एसईओ करनी है, जब मेटास ऐड करने हैं तो आपको हर प्रोडक्ट के लिए कीवर्ड चाहिए। अब वो कीवर्ड एक तो ये काम है ना कि आप वो टाइटल से उठाओगे और टाइटल से उठा के वो सेम एज इट इज लिख दोगे। अब क्लाइंट कहेगा जी आपने क्यों लिखा है, आपको कैसे पता ये अच्छा कीवर्ड है? तो उसके लिए मैंने आपको बताया कीवर्ड जनरेटर में जाओ, यहाँ पे जाके कीवर्ड जो भी रेलिवेंट जो भी प्रोडक्ट है उसका मेन जो कीवर्ड आपको समझ आ रहा है यहाँ पे लिखें। उसके रिलेटेड आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, वो कीवर्ड भी मिल जाएगा, उसका सर्च वॉल्यूम देखें। वो कीवर्ड लेने हैं आपने जो सर्च वॉल्यूम अच्छा हो और कीवर्ड डिफिकल्टी कम से कम हो। 1 डिफिकल्टी सबसे अच्छी है, 2 उससे बुरी है, 3 उससे बुरी है, जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी बुरा होता जाएगा। तो कीवर्ड डिफिकल्टी कम से कम हो, सर्च वॉल्यूम अच्छे से अच्छा हो। आपने उसको वो कीवर्ड लेना है और यहाँ यूज करना है। कल को क्लाइंट पूछे तो उसे बता देना कि भाई मैंने ये कीवर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम ये था, मैंने एचरेफ्स को फॉलो किया है। आप पूरी एक रिपोर्ट भी साथ प्रिपेयर कर सकते हो। और एचरेफ्स ऐसा टूल है जिसपे कोई क्लाइंट भी आपको ये नहीं कहेगा कि आपने क्यों यूज किया या क्यों नहीं कर रहे हो। वन ऑफ द बेस्ट टूल्स इन द वर्ल्ड, ये बता रहा हूँ मैं आपको एसईओ के अंदर। ठीक हो गया? अब उसकी बेस के ऊपर देखो, मैंने मेटा टाइटल लिखा, मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी, और मैंने अपनी लिमिट्स के अंदर रखी है 120 से 160 कैरेक्टर मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन बोला था। और मैंने यहाँ पे आपको देख लो 136 तक क्लोज किया है। यहाँ पे मैंने 40 से 60 कैरेक्टर बोला था, यहाँ पे मैंने 46 कैरेक्टर में क्लोज किया है। और साथ साथ मैंने अपना जेमस्टोन रेनबो जेमस्टोन रिंग जो है वो कीवर्ड भी क्लोज किया है। और ये एक प्रोडक्ट रेनबो जेमस्टोन की होनी भी चाहिए। ये ना हो कि ऊपर कोई और मैं नीचे रेनबो जेमस्टोन लिखता फिर रहा हूँ। मरूफ लोग सर्च करना बंद भी कर सकते हैं, उसके ऊपर ट्रेंड चेक करना पड़ता है फिर। और ऐसे नहीं होता कि अचानक से वो ड्रॉप कर जाए, और जो इतना फ्रेश डाटा आपको एचरएफ्स बता रहा है कि अचानक से वो ड्रॉप हो जाए। बाकी गूगल ट्रेंड है, उससे भी बता दूंगा आपको ट्रेंड कैसे चेक करते हैं, कीवर्ड अप जा रहा है डाउन जा रहा है। बट बात वही है कि हम फिर वो इन डेप्थ चले जाएंगे।
सर यहाँ शॉपिफाई और वर्डप्रेस के लिए कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, गिग के लिए नहीं। गिग के लिए भी आइडिया ले सकते हो, लेकिन शॉपिफाई के फाइवर के अंदर भी सर्च करना है आपने, ताकि आपको कंपटीशन का भी आइडिया हो। समझ आ गई है मेटास की? अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और आ रही है जो हर पेज के नीचे, हर पोस्ट के नीचे, हर कैटेगरी के नीचे, हर जगह पे आपको नजर आ रही थी। एक चीज और आ रही थी, वो है ये यूआरएल हैंडल। ये यूआरएल हैंडल अब क्या चीज है? यूआरएल हैंडल होता है जी आपका वो लिंक जिसके ऊपर ये प्रोडक्ट शो होनी है। और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है टेस्ट। वो टेस्ट क्यों लिखा हुआ आ रहा है? क्योंकि आपको याद होगा मैंने इसका टाइटल पहले लिख रखा था टेस्ट, याद है? तो जो आप मेन अपना टाइटल रखते हो ना, ऑटोमेटिकली आपका ये जो यूआरएल हैंडल है ना, ये ऑटोमेटिकली वो आपके टाइटल को ये एंड पे यहाँ पे पिक कर लेता है, और ये आपका मेन लिंक बन जाता है। मेन आपका जो ओपन करोगे तो जहाँ पे ये प्रोडक्ट शो हो रही होगी। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ, ये ओपन हो गई यहाँ पे, बल्कि इस तरह छोड़ें, इसको मैं यहाँ से करता हूँ सीन, और इधर मेरे पास ये प्रोडक्ट पड़ी है, इसको यहां से क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ये आपके प्रोडक्ट का लिंक है। आपका स्टोर का लिंक आएगा, सबसे पहले डोमेन आएगी, उसके बाद प्रोडक्ट है ये, तो प्रोडक्ट और साथ इसके लिखा हुआ आ रहा है टेस्ट। ये टेस्ट क्या था? ये जो टाइटल था इसको ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे किया था, यहाँ पे ये टेस्ट को। अगर वो टेस्ट की जगह कुछ और लिखा होता वो उसको पिक कर लेते। जैसे मैं इसको खत्म करता हूँ तो इसने प्रिंटेड नाइकी टी शर्ट कर लिया, क्योंकि मैंने ये नया लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे अपना जो मेन जो टाइटल है, फॉर एग्जांपल मेरा उसकी बजाय ये था, तो मैं अगर यहाँ पे देखो इसको यहाँ से खत्म करता हूँ, तो आप देखो उसने ब्यूटीफुल रेनबो जेमस्टोन रिंग जो है ना, इसको पिक कर लिया है। तो अब आपका लिंक ये बनेगा, वो जो टेस्ट है वो यहाँ से खत्म हो जाएगा और उसकी जगह ये लिंक बन जाएगा। तो ये आपका जो यूआरएल हैंडल होता है ना, ये आपका परमा लिंक भी इसको बोलते हैं, कि लिखा हुआ आ जाए, यूआरएल भी बोलते हैं। तो ये वो आपका लिंक है जिसके ऊपर प्रोडक्ट ने शो होना है। ये असल जो प्रोडक्ट शो हो रही होगी, ये वो लिंक है जो आपका गूगल में भी शो हो रहा था। ये हर जो प्रोडक्ट रैंक हो रही है इसके साथ आप देखो, तो ये देखो रिंग, ये उसकी वेबसाइट का लिंक, फिर कलेक्शन रिंग्स प्रोडक्ट, ये आपके पास लिंक है, ये आपके पास लिंक है, ये इनर लिंक्स प्रोडक्ट के लिंक्स शो हो रहे हैं सबके सब। तो गूगल में तीन चीजें शो होती थी, मेटा टाइटल ब्लू में, मेटा डिस्क्रिप्शन इन ब्लैक, और ये यूआरएल इसको बोल लो, इसको लिंक बोल लो, इसको परमा लिंक बोल लो, ये वो आपका लिंक है। तो ये लिंक जो होगा ये आपका शो होना है, ये लिंक क्या होगा? अच्छा, अब ये जो लिंक शो हो रहा है, इस लिंक को भी एडिट किया जा सकता है, और फॉर गुड एसईओ, जैसे आपने मेटा टाइटल में कीवर्ड यूज किया है, जैसे आपने मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड यूज किया है, वैसे ही आपका जो यूआरएल है, जो परमल लिंक है, ये पूरे का पूरा लिंक, इसके अंदर भी आपका मेन कीवर्ड यूज होना चाहिए। तो आपको एसईओ वाइज एज मिलेगा। समझ आई बात की? कि जैसे मेटा टाइटल में कीवर्ड यूज हुआ है, जैसे मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज हुआ है, वैसे ही आपका यूआरएल के अंदर भी आपका कीवर्ड यूज होना चाहिए। आपका कीवर्ड यूज होना चाहिए, ठीक है? तो अब मैंने जब टाइटल सेम रखा है, फिर तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कीवर्ड पिक कर रहा है ये। ये बात समझ आई? तो अब जब आपने टाइटल रखा है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वो टाइटल पिक कर रहा है। बट ये यूआरएल आपने साथ ये भी माइंड में रखना है कि यूआरएल बहुत लेंथी ना हो रहा हो। ये पूरा यूआरएल जो है ना बहुत लेंथी ना रहा हो आपका ये वाला जो पार्ट है ऐड होने के बाद। तो हमेशा आपके पास यहाँ पे एडिटिंग करने का ऑप्शन है। देखो मेरा मेन कीवर्ड है रेनबो जेमस्टोन रिंग, तो मैं क्या करूंगा, मैं ब्यूटीफुल को यहाँ से निकाल दूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ रेनबो जेमस्टोन रिंग को रखूंगा, बाकी सब पार्ट निकाल दूंगा, क्योंकि मेरा मेन कीवर्ड ये है। और यूआरएल जो है जितना शॉर्ट होगा उतना बेहतर है। स्टडीज शो करती हैं कि शॉर्ट यूआरएल्स ज्यादा बेटर रैंक होते हैं, क्योंकि यूआरएल जब ज्यादा लेंथी हो जाए तो यूआरएल भी ब्रेक हो जाते हैं। ये चेक करो जरा यहाँ पे, ये एंड पे तीन डॉट्स आ रहे हैं, ये तीन डॉट्स आ रहे हैं, ये तीन डॉट्स आ रहे हैं। यूआरएल जो है ना पूरे के पूरे लिंक्स जो है वो ब्रेक हो रहे हैं, वो पूरे के पूरे डिस्प्ले नहीं हो रहे।
कीवर्ड शॉर्ट नहीं, यूआरएल के अंदर सिर्फ कीवर्ड यूज करना है। कीवर्ड तो मीडियम से लॉन्ग टेल ज्यादा बेटर होता है, लेकिन जो आपका स्लग होगा ना, जो स्लग मैंने अभी वैसे नाम बोला नहीं था पहले, वो बताता हूँ। जो आपका ये मेन यूआरएल है ना, मेन लिंक है, इसके अंदर आपने सिर्फ कीवर्ड वाला जो एंड वाला पार्ट है, उसमें सिर्फ कीवर्ड रखना है और कुछ नहीं रखना। अच्छा, पहले पहले पहला पॉइंट मुझे सिर्फ बताओ, पहले एक चीज का आंसर दो। आपको ये समझ आ गई कि आप हमने यूआरएल के अंदर अपना मेन कीवर्ड यूज करना है, जैसे हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में किया है, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में। ये पॉइंट समझ आ गया? ठीक है। अब ये यूआरएल में यूज हो गया, मैं इसको कर देता हूँ सेव। चलो, अब ये मेरा बन गया यूआरएल, ये वाला, ये यूआरएल बन गया। मुझे ये बताओ कि इस पूरे यूआरएल के अंदर कौन सा पार्ट एडिटेबल है? कीवर्ड यूज कर लिया मैंने, पूरा ये लिंक, पूरा यूआरएल जो है ना, इस पूरे को यूआरएल भी बोलते हैं, इस पूरे को लिंक भी बोलते हैं, इस पूरे को परमा लिंक भी बोलते हैं। सिर्फ ये कीवर्ड वाला पार्ट जो स्लैश के बाद आ रहा है, ये एडिटेबल था, ऐसे ही है। इस पार्ट को बोलते हैं स्लग, इस पार्ट को बोलते हैं स्लग, SLUG। और पूरा लिंक जो होता है उसको बोलते हैं यूआरएल, परमा लिंक कह लो, लिंक कह लो, परमा लिंक कह लो, यूआरएल कर लो, वो स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा का पूरा लिंक है। और ये जो पार्ट एंड वाला है, इसको बोलते हैं स्लग, एसईओ की टर्म में SLUG, स्लग बोलते हैं। और ये स्लग आपका एडिटेबल होता है। आपने ये फर्स्ट प्रोडक्ट ऐड की है, फर्स्ट प्रोडक्ट के अंदर आपका ये जो स्लग वाला पार्ट है ये है। जब आप दूसरी प्रोडक्ट ऐड करोगे, तो आपका ये जो पीछे वाला लिंक है प्रोडक्ट तक सारा सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ ये स्लग चेंज होगा। तीसरी प्रोडक्ट ऐड करोगे, सिर्फ और सिर्फ ये स्लग चेंज होगा। चौथी प्रोडक्ट ऐड करोगे, सिर्फ और सिर्फ स्लग चेंज होगा। बाकी ये जो पार्ट है ना, ये फिक्स है, ये हर एक के अंदर। आपके पास 100 प्रोडक्ट्स है ना, तो 100 प्रोडक्ट्स का ये प्रोडक्ट्स तक का लिंक जो है वो सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ स्लग में डिफरेंशिएशन होगी, स्लग उनको डिफरेंशिएट कर रहा होगा। समझ आ गया? स्लग वेरी करेगा। तो स्लग बेस करता होता है उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर, स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर, स्पेसिफिक पोस्ट पे, स्पेसिफिक पेज पे। तो इस पार्ट को बोलते हैं स्लग। तो कहीं पे लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब होता है कि ये स्लग, ये चीज बात हो रही है जो एंड पे मूव हो आपका चेंज हो सकता है। तो कीवर्ड भी, जब मेरे पास एडिटेबल पार्ट ही ये है, डोमेन तो नहीं बदल सकता, वो तो जो होगी वो होगी। तो स्लग के अंदर ही फिर हम अपना कीवर्ड भी एडजस्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि बेस्ट प्रैक्टिस ये थी कि मेरे पास स्लग के अंदर कीवर्ड आ सकता था, मैंने लाया हूँ, और सिर्फ कीवर्ड लाया हूँ। टाइटल बेशक आपका यहाँ पे 5-6 वर्ड्स का होता, ब्यूटीफुल रेनबो जेमस्टोन रिंग इन 14K गोल्ड, ऐसे कुछ भी लिखा होता, लेकिन मैंने सिर्फ यूआरएल के अंदर वो पार्ट इंक्लूड किया है स्लग के अंदर जो मेन कीवर्ड था, ताकि जब गूगल का एल्गोरिदम उनका बोर्ड चेक करे तो टाइटल में भी कीवर्ड हो, डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड हो, और आपके यूआरएल के अंदर स्लग के अंदर भी डिस्क्रिप्शन आ रही है, आपका आप कीवर्ड आ रहा हो, तो तीनों के अंदर कीवर्ड जो है ना वो आ रहा होगा। बुशरा, मैंने आप लोग, आपने लेट ज्वाइन किया है, मैंने आपको सबसे पहले यही बोला है कि शॉपिफाई को छोड़ दो। वो क्या कह रहा है, सर्च इंजन जो शो करता है ना, वो 60 करेक्टर मैक्सिमम शो करता है। 40 से 60 करेक्टर मैंने बताया लिमिट है। आप मेटा टाइटल की, डिस्क्रिप्शन की है 120 से 160, ये 320 कह रहे हैं। गूगल पे बताओ मुझे किस एक में बता दो जहां पे 320 करेक्टर की डिस्क्रिप्शन शो हुई हो। इसने ब्रेक कर दिया है, देखो यहाँ पे। और ये जो बाकी पार्ट है इसको गिन लो, आपका 160 के आसपास बनेगा। तो ये जो आपका ब्रेक हो जाएगा, जब ब्रेक हो जाएगा तो फिर फॉर एग्जाम्पल आपने मेटा कीवर्ड के अंदर एंड पे कीवर्ड यूज किया है, मेटा टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में आपने कीवर्ड एंड पे यूज किया है, तो वो तो टूट गया, वो तो कट गया, तो आपको तो कोई बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। यूजिंग कीवर्ड मोर देन वंस जी बेनिफिशियल है अगर नेचुरली इंबेड हो रहा हो, तो आप एक से ज्यादा बार भी यूज कर सकते हैं। वर्डप्रेस यूज तो जो मर्जी हो, दुनिया की कोई भी वेबसाइट हो, कस्टम बनी हो, लिमिट यही होनी है आपकी। जिनकी ज्यादा है उसमें रैंकिंग में इन साइट्स को भी देखना पड़ेगा ना। आप जब इन साइट्स को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि साइट्स क्या हैं। ये वो प्रैक्टिसेस हैं जो हमें हेल्प करेंगी रैंक होने में, लेकिन ये सिर्फ वो प्रैक्टिसेस नहीं है कि जो वो करेगा वो रैंक हो जाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं होगा। यहाँ पे मतलब अ बंच ऑफ फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे रैंक हो रहा होता है।
बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब ईबे है, अमेजोन है, शॉपिफाई है। अब शॉपिफाई को मेटा देख के थोड़ी गूगल ने रैंक करना है, उनकी अथॉरिटी इतनी ज्यादा हो चुकी है। एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक न्यूज है, जियो चैनल ने, जियो वालों ने अपनी वेबसाइट पे लगाई हुई है, और आपने एक नई वेबसाइट बनाई है और आपने भी अपनी वेबसाइट पे लगा दी है। गूगल जियो को रैंक करेगा या आपको रैंक करेगा? मुझे सिर्फ ये बता दें। जियो करेगा, क्योंकि जियो ट्रस्टेड है, जियो की अथॉरिटी है। गूगल को पता है जियो क्या चीज है, तो वो जो बोलेगा वो उस पर बिलीव करेगा। आप उस चीज को बेशक बड़े अच्छे तरीके से आपने ज्यादा अच्छा बताया हो, फिर भी आपको रैंक नहीं करेगा, जियो के रैंक करेगा। तो फिर वो वाली बातें आ जाती हैं, ये जो आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पे तो ब्रेक हो रहा है फिर भी रैंक हुआ हुआ है, तो वो फिर वो और भी बातें आ जाती हैं। तो हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं जो एज अ न्यूबी हमें रिक्वायर्ड है, हमने करनी है। तो मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और यूआरएल, और इसके अंदर ये जो पार्ट्स अलग होता है, यहाँ तक ये कीवर्ड यूज करना, इन तीनों के अंदर ये क्लियर हो गया है? बताओ। सबसे ज्यादा ऑन पेज एसईओ के अंदर यही काम है। हर एक पेज पोस्ट प्रोडक्ट के ऊपर आपको ये करना पड़ेगा। 10 पेजेस की साइट है तो कम टाइम लगेगा, 50 पेजेस की साइट है टाइम ज्यादा लगेगा। आप 10 पेजेस की साइट का कम चार्ज करोगे, 50 पेजेस का आप ज्यादा चार्ज करोगे। रिपोर्टिंग भी बताऊंगा आपको, रिपोर्टिंग भी आपको, ये किस तरह से आप रिपोर्ट निकालते हो ये भी बताऊंगा। टेंशन को ले रहे हो? क्लाइंट को जब रिपोर्ट्स जाएंगी उसको पता लगेगा बिफोर आफ्टर। तो फिलहाल तो बता रहा हूँ ये करना कैसे है, फिर आपको वो बिफोर आफ्टर भी बताऊंगा। पहले रिपोर्ट निकाल के देना, फिर बाद में रिपोर्ट निकाल के देना। सबसे मेजर पार्ट ये वाला है। यहाँ तक क्लियर है सबको? मुझे ये बताओ फटाफट। जितना टाइम मैंने आपसे बोला था उतना टाइम हो गया है और लोग जाना भी शुरू हो गए हैं। तो एक चीज और बता के बस मैं उसके बाद वाइंड अप कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर अब आपको इसके बाद जो होता है ना, आपके पास क्या होता है कि वो यार, किसने पूछा स्टार्स का? अच्छा बुशरा, वो स्कीमा होता है, उस लेवल तक देखता हूँ मैं लेके जाना है कि नहीं जाना। आपको पहले से पता है उन चीजों का, इस वजह से आपने वो पूछ लिया ये वाली चीज। वरना इतने एडवांस लेवल पे मैं चाह रहा हूँ कि एक एक्स्ट्रा गिग ऐड हो जाए, एक एक्स्ट्रा स्किल ऐड हो जाए, तो चीजें तो बड़ी हैं फिर। जी वो कंटेंट में, खलास कंटेंट के में मैं एक लेक्चर कंटेंट पे रखूंगा, तो उसमें बताऊंगा आपको कि कीवर्ड जो मेन कंटेंट के अंदर कैसे यूज करना है। ठीक हो गया? अच्छा अब ये देखो जरा, फॉर एग्जाम्पल ब्लॉग पोस्ट है, उसमें एक इमेज लगाया हुआ था, तो मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। आपने यहाँ पे एक इमेज लगाया हुआ है। अब इमेजेस जो होते हैं ना, टिल टुडे, आज के दिन तक, टिल मतलब आज तक गूगल इमेज को रीड नहीं कर सकता, इमेज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता गूगल। ठीक है, आज के दिन तक गूगल इमेज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि इमेज क्या है। अभी तक गूगल के पास ये वाली एबिलिटी नहीं है। हाँ आ जाएगी, अभी नहीं है। तो गूगल जो है ना वो इमेज को करता है, इमेज को हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। उसको हम बताना पड़ेगा, गूगल को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि व्हाट दिस इमेज इज ऑल अबाउट। ठीक है? तो आपके जो वेबसाइट के अंदर इमेजेस लगे होते हैं ना, वो इमेजेस एक तरह गूगल के लिए वो तब तक उस तरह से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, तब तक आप उसको उससे वो वाले पर्क नहीं ले सकते जब तक आप उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो एक्सप्लेन करने के लिए गूगल पे जब भी आप इमेज अपना अपलोड करेंगे तो दो चीजें हैं। एक तो इमेज को अपलोड करने से पहले प्रॉपर रीनेम करना है आपने। 1.jpg कैमरा की इमेज होती है जिसमें पूरा कोड चल रहा होता है, .jpg, .png, उस तरह की इमेज अपलोड नहीं करने। इमेज को अपलोड करने से पहले प्रॉपर रीनेम करना है। और जब इमेज अपलोड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर वेबसाइट्स आएंगी जहाँ पे इमेज पड़े होंगे, जहाँ पे पेजेस बने होंगे, हर चीज रेडी होगी, हम लोगों ने उनकी बेस पे सिर्फ कीवर्ड निकालना है, मेटा टाइटल लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है और हमने एडजस्ट कर देना है। तो उस केस में फिर अपलोडेड इमेज के साथ ही हम काम कर रहे होंगे। तो जो इमेज अपलोडेड होता है उसको आपने उसका एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऐड करना होता है हमने, जो गूगल को बताता है कि व्हाट दिस इमेज इज ऑल अबाउट। वो अल्टरनेटिव इमेज जो है, उसको ऑल टेक्स्ट बोलते हैं, ऑल टैग भी बोलते हैं, ALT टैग, ALT टेक्स्ट, इमेज ऑल टैग, इमेज ऑल टेक्स्ट, दोनों उसे वो बोल सकते हैं आप। तो वो ऑल्ट क्या होता है? ऑल्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव, कि हम ऑल इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे के गूगल को बता रहे होते हैं कि व्हाट दिस इमेज इज ऑल अबाउट। ठीक है? तो अब यहां देखें,
ये इमेज आपका लगा हुआ है, अब इसको आपने अल्टरनेटिव टेक्स्ट देना है। इसको क्लिक किया, डबल क्लिक करो। जैसे डबल क्लिक किया आपके पास ये बॉक्स ओपन हो गया। ये देखो, ये इमेज था, इसको मैंने डबल क्लिक किया है, डबल टैप किया है। जैसे डबल टैप किया ये आपके पास आ गया, इमेज के साइज का ऑप्शन आ रहा है, और उसके बाद इमेज ऑल्ट टेक्स्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, इमेज अल्टरनेटिव टेक्स्ट। यहाँ पे आप इमेज के बारे में बताओगे कि व्हाट दिस इमेज इज ऑल अबाउट, ये इमेज है क्या, और ये बता के आप इसको सेव कर देंगे। बाकी इसकी अलाइनमेंट भी, इसको लेफ्ट राइट अलाइन करना है, इसको रीसाइज करना है, हर चीज आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन मेन चीज जो एसईओ वाइज हमें यहाँ पे चाहिए वो है इमेज ऑल्ट टेक्स्ट, इमेज अल्टरनेटिव टेक्स्ट। इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट बताना होता है हमें। आपने इमेज के ऊपर डबल टैप करना है, डबल क्लिक करना है। मैंने डबल क्लिक किया है, ये देखो इमेज इमेज पे आ रहा हूँ, डबल क्लिक, बॉक्स आ गया। इमेज पे गया, डबल क्लिक, बॉक्स आ गया। ठीक है। अब ऑल टेक्स्ट में आपने बताना है कि इमेज है क्या। प्रोडक्ट के लिए भी जितने भी इमेजेस वेबसाइट पे कहीं पे भी हैं, सब पे ऑल टेक्स्ट लगेगा। अब इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे ऑल टेक्स्ट में पहली बात तो आपके माइंड में आ रही होगी, भाई कीवर्ड तो आएगा ही आएगा। जब हमने मेटा टाइटल में कीवर्ड यूज किया है, जब हमने मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड यूज किया है, जब हमने स्लग के अंदर कीवर्ड यूज कर लिया है यूआरएल में, तो उसके बाद इमेज ऑल टैग में भी जारी बात है कीवर्ड तो आएगा, आना चाहिए। तो अब पॉइंट ये है कि अगर तो आपके पूरे पेज के ऊपर एक ही इमेज है, तो उसके अंदर हमने पूरी कोशिश करनी है कि हम अपना कीवर्ड एडजस्ट करें। तो आपका क्योंकि टॉपिक टाइटल मेन जो चल रहा है, और अगर मेन इमेज आपने वही लगाया हुआ है, तो उसमें तो आराम से वो आ जाएगा। अगर एक पेज के ऊपर 10 इमेजेस लगे हुए हैं, तो क्या 10 इमेजेस के अंदर आपका कीवर्ड आएगा? ये पॉइंट बताओ जरा। द आंसर इज नो। ठीक है, नो। क्यों? ओवर ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा। गूगल इज स्मार्ट इनफ, फौरन पकड़ लेगा ये बंदा क्या करना चाह रहा है, तो उल्टा फायदा होने के नुकसान हो जाएगा। तो जो एक पहला इमेज होगा, जो फीचर्ड इमेज जिसको मेन इमेज बोलते हैं, वहां पे आप अपना कीवर्ड एडजस्ट करोगे। और उसके बाद क्वेश्चन ये था मेरा कि अगर एक इमेज यूज हुआ है तो उसमें तो कीवर्ड यूज कर लिया जो मेन इमेज आ रहा है। अगर 10 इमेजेस यूज हुए हैं एक ही पेज के ऊपर, जैसे प्रोडक्ट्स के मल्टीपल इमेजेस होते हैं, तो क्या सबके अंदर कीवर्ड लेके आना है? तो आंसर इज नो। एक के अंदर कीवर्ड लाना है, और बाकियों के अंदर आपने अगर कोई रेलिवेंट उसका कीवर्ड जो टॉपिक बनते हैं तो वो ऐड कर दें, नहीं तो जिस टॉपिक के अंदर वो लगा हुआ है वो इमेज, उस टॉपिक का बता दें कि दिस इमेज इज अबाउट दिस टॉपिक, ये वाला टॉपिक के बारे में ये वाला इमेज लिखा गया है। तो अब ये देखो जिसका ये है, अब फॉर एग्जांपल वही वाला जो मेन, अगर ये अगर उस पेज पे लगा होता ब्यूटीफुल रेनबो जेमस्टोन रिंग, तो उसका जो मेन इमेज अगर ये है, तो मुझे यहाँ पे ब्यूटीफुल रेनबो जेमस्टोन रिंग ये लिख दूंगा। मुझे असल में चाहिए क्या था कि रेनबो जेमस्टोन रिंग जो है ना वो ऑल टेक्स्ट के अंदर हो। तो बेशक यहाँ पे आगे भी कोई वर्ड लिखा हुआ आ रहा हो, पीछे भी लिखा हुआ आ रहा हो, जैसे ब्यूटीफुल लिखा हुआ आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। द थिंग इज कि आपके अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर, आपकी इमेज ऑल टेक्स्ट के अंदर कीवर्ड होना जरूरी है। तो मेरा कीवर्ड इस टेक्स्ट के अंदर आ रहा है, तो दैट इज फाइन। और ये किसी एक में होना जरूरी है, किसी एक इमेज में, एक पेज पे एक इमेज में उसका मेन कीवर्ड हो। बाकी इमेजेस जो हैं उसमें जहां जहां वो यूज हुए हैं उसके रिलेटेड ही वहां पे लिखें। हो सकता है कि 2-3 इमेजेस के अंदर आपका कीवर्ड यूज हो जाए, आप अगर नेचुरल भी कर रहे हो, मीन्स के वो टॉपिक ऐसे बने हुए हैं कि वहां पे फिर कीवर्ड रिपीट हो रहा है, तो फिर खैर है, 2-3 में यूज हो रहा है तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं ऐड करने। एक पेज पे काफी प्रोडक्ट्स नहीं होंगी, हर प्रोडक्ट का एक पेज होगा ना अलग, तो उस प्रोडक्ट पेज के ऊपर आप लगाओगे। और ये आपको हेल्प करेंगे कि आपका इमेज जो है वो गूगल इमेजेस के अंदर भी रैंक होगा। ये आपके गूगल इमेजेस के अंदर रैंक होने में भी हेल्प करेगा। जब कोई रेनबो जेमस्टोन रिंग के बारे में सर्च करके इमेजेस में जा रहा होगा, तो वहां पे आपका इमेज रैंक हुआ हुआ आ रहा होगा। जैसे ये है ना, ये देखो यहाँ पे, ये इमेजेस में आप आते हो तो ये इमेजेस आपके पास रैंक हुए आ रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। जैसे ये देखो मैंने वसीम अशरफ लिखा है, तो ये देखो मेरी प्रोफाइल का एक इमेज रैंक हुआ हुआ आ रहा है, पुराना इमेज है, ये इमेज रैंक हुआ हुआ आ रहा है। तो इस तरह से आपके इमेजेस जो हैं वो रैंक होना शुरू हो जाते हैं।
बाकी इमेजेस में मैं कह रहा हूँ कीवर्ड जरूरी नहीं है यूज करना, वहां पे वो जिस जिस जगह पे यूज हुआ है कीवर्ड वो उसके रिलेटेड आप लिख दोगे ना। नहीं नहीं, सेपरेटर नहीं लगाना बुशरा आपने इमेज ऑल टैग में। हाँ, ये हो सकता है कि अपने कीवर्ड से रेलिवेंट कीवर्ड अगर एडजस्ट होते हैं तो आप कर सकते हैं प्रोडक्ट के केस में। लेकिन जब ब्लॉग पोस्ट होगी ना तो उसमें डिफरेंट टॉपिक्स होंगे ना, ब्लॉग पोस्ट लिखी जा रही है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आ रहे होंगे, तो फिर वो टॉपिक्स जो हैं उनके हेडर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। जी कैटेगरीज है तो उसमें भी मेन इमेज के अंदर मेन कैटेगरी का टेक्स्ट आ जाएगा। बाकी कैटेगरी में एक ही होता है, कैटेगरी के अंदर एक इमेज होता है जो कैटेगरी का मेन इमेज होता है। बाकी उसके अंडर जो प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं वो तो प्रोडक्ट्स, हर प्रोडक्ट का अपना एक पेज है ना, वहां पे जाके करेंगे। डिफरेंट कलर्स हो तो आप कीवर्ड लिख के साथ कलर लिख सकते हैं। बता रहा हूँ ना कि अगर नेचुरली वो लग रहा हो तो लगा दें, लेकिन जबरदस्ती नहीं आपने करना कि सारे इमेजेस के अंदर ही मेन कीवर्ड यूज कर दो। इमेज ऑल टैग में कॉमन कॉमा या हाइफन यूज कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे आपने स्पेसिस यूज करनी है। जब इमेज को रीनेम करते हैं ना तो वहां पे आप जो है ना डैश फॉर्मेट के अंदर स्पेस की जगह डैश लिखते हैं। मतलब जैसे ये इमेज है ना, ये इमेज यहाँ पे मैंने ऐसे यूज कर दिया, लेकिन अगर इस इमेज को रीनेम करना होता ना अगर अपलोड करने से पहले, जो मैं अब तो नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी अपलोडेड है, तो यहाँ पे इस तरह से वो होता है। अगर आप इमेज को अपलोड करने से पहले डैश डैश फॉर्मेट में डॉट जेपीईजी या कुछ भी ऐसा बना होगा तो स्पेस इज इक्वल टू डैश कर देते हैं आप जब इमेज को अपलोड करने से पहले अगर आपने एडिट करना हो तो। लेकिन ये है कि ऑल टैग जो है उसमें प्रॉपर स्पेसेस होती है। ठीक है, ये करके आपने एडिट इमेज, आपका इमेज ऑल टैग ऐड हो गया। ठीक हो गया, ये करके सेव। तो इमेज ऑल टेक्स्ट का आ गया। सबसे ज्यादा काम यही है, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, इमेजेस ऑल टैग्स, क्योंकि हर पेज के अंदर ये होने हैं। आपकी वेबसाइट पे 10 पेजेस हैं तो 10 के अंदर ये होंगे, 50 है तो 50 के अंदर ये होंगे, तो आपको हर पेज पे काम करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा काम ये है। आगे जो चीजें रह गई हैं, गूगल एनालिटिक्स सेटअप करना, गूगल सर्च कंसोल सेटअप करना, ये दो टूल्स हैं। ये दो टूल कैसे सेटअप होते हैं ये बता दूंगा मैं आपको कल फर्स्ट हाफ में इंशाल्लाह। तो उसके बाद ये गिग आप प्रॉपर ऑफर कर सकते हो, यही लोग सारे करके दे रहे हैं। प्रोडक्ट में 4 इमेजेस हैं, पहले इमेज के अंदर अपना मेन कीवर्ड लगा दो, जो बाकी इमेजेस हैं उसमें आपका जो कीवर्ड है वो ऑलमोस्ट रिपीट हो ही जा रहा है। आपका जो मेन कीवर्ड के रिलेटेड कीवर्ड लगा ले, मेन ना लगाएं। थोड़े से रिलेटेड कीवर्ड्स जो ना उसके सिमिलर मीनिंग के रिलेटेड कीवर्ड्स निकाल के लगा दें, सेम ना लगाएं ताकि ओवर ऑप्टिमाइजेशन का इशू ना आ जाए। हम 100% गारंटी कभी भी नहीं देते गुलाम। ये हम ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं, इसके अंदर एक और ये टेक्निकल साइड ऑफ एसईओ है, फिर इसके बाद ऑफ पेज एसईओ भी होती है। एसईओ इज अ प्रोसेस। हाँ, ये आप एक काम करने के बाद कुछ ना कुछ उनको ट्रैक्शन शो होना शुरू हो सकती है, लेकिन हम गारंटी नहीं देते कि आप रैंक हो जाओगे। ये एक पार्ट है, एक साइड है। एसईओ का टेस्ट कैसे पास करें उमर यार? देखें, पाकिस्तानी बंदे हो यार, आप ऐसी बातें कर रहे हो। यहाँ पे जाके गूगल पे जरा सर्च करो ना, फाइवर एसईओ टेस्ट 2022। टेस्ट पास करना कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपने जरी बात है पूरी एसईओ सीखी नहीं हुई अभी तक। तो इस वजह से आपको मैं ये नहीं कह सकता कि आप जाके अटेम्प्ट करो और आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने टेस्ट डिवाइस किया है तो कुछ क्वेश्चन बड़े टेक्निकल भी हैं उनके। तो 6 मार्क्स भी आपको चाहिए आउट ऑफ 10। तो इस वजह से ये नहीं मैं कहूंगा कि आप जाके वैसे स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो फिर 90 डेज अटेम्प्ट भी नहीं करने देंगे। टेस्ट, लैपटॉप ओपन करें, टेस्ट पास करें, साथ मोबाइल ले हैं। आप जब टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होगे तो टेस्ट में दूसरा टैब ओपन नहीं करने देते, तो फिर आप मोबाइल तो है ना हमारे पास। इमेजेस में इमेज ऑल टैग लगाना आता है, गूगल सिर्फ इमेज ऑल टैग को डिफाइन करता है, समझता है उसको। वैसे इमेज की समझ नहीं आती तो इमेज पर जाएं, डबल क्लिक करें, ये इमेज ऑल टैग्स का ऑप्शन है। एक इमेज के अंदर अपना कीवर्ड यूज कर लें, बाकी इमेजेस के अंदर जो भी वो टॉपिक है उसके रिलेटेड लिख लें आप। ये बताया मैंने सिर्फ।
हर पेज, हर प्रोडक्ट, हर कैटेगरी के इमेज पे करना पड़ेगा। 100 वेरिएशन होंगी एक प्रोडक्ट की, तो हर एक में लगाएंगे इमेज ऑल टैग। तो वो इमेज तो ऊपर वाले लग रहे होते हैं ना, वेरिएशन जितनी भी हो, जो ऊपर आपने गैलरी में इमेजेस लगा दी हैं वही सारे वेरिएशन में यूज हो रहे होते हैं। तो राशिद वेरिएशन में इमेज रिपीट हो रहे होते हैं, जो इमेज ऊपर लगे होंगे ना आपके प्रोडक्ट के अंदर वही नीचे लग रहे होते हैं ना बस। तो वो तो लग पहले ही आपने ऑल टैग लगाया होगा उसमें। कॉमा हाइफन यूज ना करें बुशरा, मैंने वही बोला आपको, क्वेश्चन अभी भी आपका आ रहा है। हाँ जी, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि नहीं, नहीं भी करूंगा तो क्या हो जाएगा, 20-22 लोग तो चले गए हैं, तो बाकी कल कर लेंगे। इसको थोड़ा सा देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, कुछ 1-2 पेजेस की। और सबसे ज्यादा काम यही है, और इसकी अलग से गिग भी बनती है मेटास की। आपको मजे की बात बताता हूँ, इसकी अलग से मैंने भी आपको जो दिखाया था उसमें नहीं बताई थी वो, उसमें मैंने शॉपिफाई एसईओ लिखा है। ये देखो जरा, शॉपिफाई मेटाज, ये देखो, आई विल डू शॉपिफाई ऑन पेज एसईओ मेटा टैग्स, ऑल टैग्स, कुछ साइड मैप अभी नहीं हमने किया। आई विल राइट प्रोडक्ट मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर शॉपिफाई, आई विल राइट शॉपिफाई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन विद एसईओ टाइटल मेटा टैग, आई विल ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शंस ऑन पेजेस एसईओ टाइटल मेटा टैग्स। तो ये मेटास की भी गिग बनती है, और जब कल वाला आप कर लोगे तो शॉपिफाई एसईओ पूरी गिग बनना शुरू हो जाएगी, जो टेक्निकल एसईओ है। शॉपिफाई एसईओ, शॉपिफाई ऑन पेज एसईओ। और मजे की बात, ये आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वर्डप्रेस के अंदर भी आपको सिर्फ लगाना सीखना है कि लगाना कहाँ पे है, तो वो भी आ जाएगा आपको। साइट मैप बताऊंगा जी मैं, शॉपिफाई का बना बनाया साइट मैप है, बना बनाया रोबोट्स की फाइल है, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। और ये स्किल लिटरली मैंने पिछले 2 बैचेस में, 3 बैचेस में ई कॉमर्स के अंदर नहीं करवाई, आपको करवा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि ये भी ऐड हो जाए। और मैं आपको जब थोड़ा सा बाद में 1-2 दिन बाद अगर फ्रीलांसिंग पे आता हूँ, तो काफी कुछ जो है ना वो आपको और भी आता होगा। ये प्रॉपर एक स्किल सेट है, बड़ी हॉट सेलिंग गिग है ये। जी कमल।